Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator. So chapter number 4 that is human development हमने कर लिया है पूरी तरह से complete, यानी इस chapter के हर एक topic का detail में discussion हम कर चुके हैं हमारे last lectures में. I hope so आपने वो पूरा chapter अच्छे से पढ़ लिया होगा, सारे concepts अच्छे से पढ़ लिए होंगे और कोई भी doubt नहीं होगा chapter पे. So अब क्योंकि हमारा चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट, तो बारी आ जाती है NCERT सॉल्यूशंस की, यानी कि आपकी बुक में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, हम करेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आंसर. सो यानी कि जैसे ही आपका चैप्टर एंड होता है, आपकी बुक के लास्ट में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पर्टिकुलरली इस चैप्टर से आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अब उन 10 क्वेश्चंस के आंसर्स को जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे आपको उनको आंसर करना है, किस पैटर्न में आपको आंसर करना है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको लिखना है. और इसी के साथ में आप एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स अपना आंसर सबसे ज्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हो, कैसे आपका जो आंसर होगा ना उसका मतलब एक जो पूरा पैटर्न होगा, उसकी जो एक प्रेजेंटेशन होगी वो कितनी ज्यादा अच्छी हो सकती है, ताकि एज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो गेन कर सको. क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 के NCERT सॉल्यूशंस. देखो अब हम किस तरीके से जो है हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं. सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे कि पहली बात तो देखो क्वेश्चन में क्या चीजें समझनी होती हैं. ठीक है, अगर पहली बार मेरे साथ में NCERT सॉल्यूशंस कर रहे हो तो ढेर सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी, और अगर आप मुझसे बहुत समय से पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं किस तरह से क्वेश्चन आंसर्स करवाती हूँ. देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमको क्वेश्चन रीड करेंगे और क्वेश्चन में समझेंगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन किस तरह का है. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आंसर डायरेक्ट होगा. जस्ट सपोज पूछा है व्हाट इज डेवलपमेंट, तो सीधे बता देंगे व्हाट इज डेवलपमेंट. बट अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है तो उसको किस तरह से आंसर करना है वो एक चीज हम देखेंगे. सेकेंडली हमारा क्वेश्चन कितने पार्ट्स में पूछा गया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जस्ट क्वेश्चन रीड करते हैं और एक मतलब जस्ट हमने रीड कर लिया और एक हमारे दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये आंसर करना, और सीधे हम लिख देते हैं. अच्छे से क्वेश्चन को रीड नहीं करते, उसके हर एक पार्ट का आंसर नहीं दे पाते. या फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पर देखो कि व्हाट इज डेवलपमेंट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ एंड मैच्योरेशन. अब ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में है. पहले इसमें ये पूछा है कि डेवलपमेंट क्या होता है, सेकेंडली इसमें पूछा है कि ग्रोथ और मैच्योरेशन इन दोनों में क्या डिफरेंट है, और मतलब ग्रोथ और मैच्योरेशन जो है वो डेवलपमेंट से किस तरह से डिफरेंट है. तो ये हो गया आपके सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का. अब जनरली हम क्या करते हैं, हम डेवलपमेंट जो है पूरा पूरा लिख देंगे, एक दो पन्ने भर देंगे और फिर थोड़ा बहुत जो है ग्रोथ और मैच्योरेशन बता देते हैं. बट हमको क्या करना है, इक्वली जो है क्वेश्चन को आंसर करना है. जस्ट सपोज ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो आपको 5 मार्क्स में व्हाट इज डेवलपमेंट बताना है और आपको 5 मार्क्स में ग्रोथ एंड मैच्योरेशन में क्या डिफरेंस है वो बताना है. तो क्वेश्चन कितने पार्ट्स में है इस एक चीज को हम समझेंगे. सेकेंड आता है पैटर्न. किस मतलब पैटर्न को जो है आपके आंसर का वो क्या होगा, कैसे आप अपने क्वेश्चंस को आंसर करोगे, आपके आंसर राइटिंग पैटर्न क्या होगा. तो जनरली हम क्या करते हैं, जो हमारे NCERT सॉल्यूशंस होते हैं हम उनको लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरह डील करते हैं. यानी कि अब हमें तो नहीं पता ना कि NCERT जो है मतलब उसमें से अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो वो कितने मार्क्स में आ सकते हैं, या एग्जामिनर जो होंगे वो हमसे कितने मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे. तो हम जनरली क्या करते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट में आंसर को प्रिपेयर करते हैं ताकि उसके अंदर सारे एस्पेक्ट जो है कवर अप हो जाएं. और एक ही क्वेश्चन के अंदर आप सारी चीजें पढ़ लोगे तो अगर उसको आपको डिवाइड करके भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसको आंसर कर सकते हो. और इसी के साथ में आपको किस पैटर्न में आंसर को लिखना है, लाइक आपको इंट्रोडक्शन देना है, आपको कंक्लूजन कहाँ लिखना है, आपको मेन बॉडी पर जो है कहाँ पर जो है ज्यादा फोकस करना है, ये सारी चीजों को भी हम साथ साथ में देखेंगे. तो अब क्योंकि मैंने आपको रूल्स रेगुलेशंस बता दिए हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं. ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं. जस्ट आपको एक चीज करनी है कि आप एक नोटबुक ले आओ और एक फटाक से पेन लेकर आ जाओ, और जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ तो क्वेश्चन को भी समझो, आंसर कैसे लिखते हैं उस पैटर्न को भी ध्यान में रखना, और कौन से क्वेश्चन में क्या क्या जो है मतलब उसके आंसर में आप पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो ये भी आपको पता चल जाएगा. और इसी के साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि आपका आंसर ज्यादा इफेक्टिव कैसे होगा एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स और साथ ही साथ में चार्ट्स, डायग्राम्स. और ये चार्ट्स और डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स जो होती हैं ये बनाती हैं हमारे आंसर को ज्यादा इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर हम कम शब्दों में, कम वर्ड्स में बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं.
क्लियर है? इतना आया समझ में जितनी चीज बोली। अब ये चीजें प्रैक्टिकली कैसे होती हैं ये अभी आपको यहाँ पर पता चलने वाला है, ठीक है? चलो फटाक से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है कि डेवलपमेंट क्या होता है और डेवलपमेंट ग्रोथ और मैच्योरेशन से किस तरह से डिफरेंट है। यानी कि 3 टर्म्स की बात यहां पर हो रही है, एक डेवलपमेंट की, दूसरा ग्रोथ की और तीसरा मैच्योरेशन की, ठीक है? कौन सा? मैच्योरेशन की। अब आपको बताना है कि सबसे पहली चीज तो तीनों के मीनिंग भी बताओगे और साथ ही साथ में डिफरेंस भी बताओगे, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है उसी पैटर्न में आंसर करेंगे। जैसे पूछा है व्हाट इज डेवलपमेंट, तो आपका सबसे पहला जो पार्ट होगा आंसर का, उसकी आपकी जो हेडिंग होगी दैट विल बी मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? अब जब आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करोगे तो आप कैसे लिखोगे? जैसे सपोज ये आपके जो है आपकी नोटबुक है, जस्ट सपोज, ओके, ये है आपकी नोटबुक, ठीक है? तो अब आपने सबसे पहले क्या लिखा? आपने लिखा मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, इसको आपने किया अंडरलाइन, और इसको लिखने के बाद में डेवलपमेंट आपको पूरा लिखना है, ठीक है? इसको लिखने के बाद में आप क्या करोगे? यहाँ पर डेवलपमेंट का मीनिंग बताओगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज डेवलपमेंट, और थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे उसको। ऐसा नहीं कि एक आध डेफिनेशन लिखी और बात खत्म, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करोगे, ओके? देन हम आएंगे कि ग्रोथ और मैच्योरेशन कैसे एक जो है डेवलपमेंट से अलग होते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले आप जो है एक तो आप ग्रोथ का भी मीनिंग बताओगे। आप क्या बताओगे? ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है आप ये बताओगे, मीनिंग ऑफ ग्रोथ, और दूसरा आप बताओगे मीनिंग ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है? ये बिल्कुल शॉर्ट में, ये एक एक दो लाइन में ये आपको बताना है कि ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है, मैच्योरेशन का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद में होगा आपका डिफरेंसेस स्टार्ट। इसके बाद में आप बताओगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, एंड देन आप बताओगे कि मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, और इस एक पैटर्न के बाद में आपका हो जाएगा आंसर कंप्लीट। आया समझ में कैसे आंसर को लिखना है? तो ये आपका पैटर्न है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर का। सबसे पहले डेवलपमेंट का मीनिंग बताया, फिर ग्रोथ का बिल्कुल शॉर्ट में मीनिंग, मैच्योरेशन का बिल्कुल शॉर्ट में मीनिंग, फिर इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, एंड एंड ऑफ द आंसर। इसमें हम कंक्लूजन पर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमसे कोई ऐसी चीज नहीं पूछी है जिसमें आपको कंक्लूजन में जो है कुछ बताना है कि इन सारी चीजों का सार क्या है। तो अगर आप चाहो तो एक आध लाइन में लिख सकते हो, बट उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है? आगे ये समझ में, इसको जो है आपको नोट करना है। तो जो नोटबुक और पेन मंगवाया था वो इन चीजों के लिए मंगवाया था कि कैसे जो है आंसर को लिखना है। अब उसके बाद में आपको पॉइंट्स बताते हैं, ठीक है? तो देखो डेवलपमेंट क्या होता है, बेसिकली हमने जो पढ़ा है चैप्टर के अंदर, सो इट इज द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस दैट बिगिन एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यू टू टेक प्लेस थ्रू आउट एन इंडिविजुअल्स लाइफ। एक इंडिविजुअल की लाइफ में राइट फ्रॉम कंसेप्शन टिल हिज डेथ, यानी जब वो अपनी मदर के वॉर्म में आता है और जब तक उसकी डेथ होती है, उस एक पूरे टाइम पीरियड में ढेर सारे चेंजेस उसकी लाइफ में आ रहे होते हैं, और वो चेंजेस प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल मैनर में होते हैं। यानी बढ़ते ही जाते हैं चेंजेस उसकी लाइफ में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है कि इस टाइम पे इस एक तरीके का चेंज आएगा उसकी लाइफ में, और इसी के साथ में प्रिडिक्टेबल चेंजेस, वो चेंजेस जिनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज हमारी लाइफ में किसी तरह का कोई चेंज आया है तो इसका हमारी फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सो ऑल दोज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट जो है वो आपका जो है मतलब या तो इंक्रीज भी हो रही है कोई चीज या कोई चीज डिक्लाइन हो रही है। तो डेवलपमेंट का मतलब यही नहीं होता कि आप हमेशा आगे ही बढ़ोगे, हो सकता है आप किसी चीज में पीछे भी आ जाओ। सो डेवलपमेंट जो है वो आपका एक पूरा एज अ होल कंसेप्ट है आपकी लाइफ से रिलेटेड। सेकेंडली, इट इज अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल ग्रोज एंड चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। Term development applies to changes that have a direction and hold definite relationship with what precedes in and in turn will determine what will come after. So वही एक चीज जो अभी मैंने आपको बताई, सॉरी, कि डेवलपमेंट मतलब वो सारे चेंजेस जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहे हैं, जिनका किसी तरीके का कोई एक मीनिंग है, जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है और जिससे आप अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली जहां पर आप ग्रो कर रहे हो वो सारी चीजें है ना, ग्रोथ डेवलपमेंट का ही पार्ट है। जैसे अगर ये पूरा डेवलपमेंट है तो इसके अंदर ही ग्रोथ आती है, ग्रोथ डेवलपमेंट का ही पार्ट है। बट डेवलपमेंट जो है वो एक मेजर या फिर एक जो है एज अ होल कॉन्सेप्ट, एक बड़ा कॉन्सेप्ट, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है
जिसके अंदर आपकी लाइफ में बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, आपके सोशो इमोशनल, आपके कल्चरल, हर एक तरह के चेंजेस आते हैं जो आपके कंसेप्शन से आपके बर्थ तक होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स लिखे, ऐसे आप भी पॉइंट्स में अपने आंसर को लिख सकते हो। मतलब आपको पॉइंट, जैसे यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट्स या किसी तरीके के जो है पॉइंटर्स नहीं दिए हैं, यहाँ पर जस्ट एक तरीके से पैराग्राफ चेंज हो रहा है एक एक 2-2 लाइंस के बाद में। तो इस तरीके से क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज, ऐसे आंसर लिखने से बड़ा ही नीट एंड क्लीन दिखता है। ठीक है, बहुत ही नीट एंड क्लीन आंसर आपका दिखेगा कि हाँ आपने बिल्कुल जो है एक ऑर्डर में अपने आंसर को जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डेवलपमेंट का एक मीनिंग बताया, 3-4 जो है मतलब डेफिनेशंस और ढेर सारे कंसेप्ट उसके अंदर इंक्लूड करते हुए। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट डिस्क्राइब करना है। जस्ट क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, बिल्कुल वेरी शॉर्ट में भी नहीं लिखना है, जस्ट थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। नाउ व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ का क्या मीनिंग होता है बताओ। सो ग्रोथ इज समथिंग जहां पर आपकी बॉडी में, आपके फिजिकल चेंजेस में किसी तरीके का कोई इंक्रीज हो रहा है। लाइक आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है तो आपकी ग्रोथ हो रही है, आप वेट गेन कर रहे हो आपकी ग्रोथ हो रही है। सो आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी तरीके के या उनके साइज में किसी तरह का कोई इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज योर ग्रोथ। तो जब आप मीनिंग ऑफ ग्रोथ लिखोगे तो उसमें आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो कि ग्रोथ इज द इंक्रीज इन योर साइज ऑफ द बॉडी और योर बॉडी पार्ट्स, और द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो भी इंक्रीज हो रहा है दैट इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। ये आपने जस्ट इतनी सी डेफिनेशन लिखनी है ग्रोथ की, मतलब ये वाला कंसेप्ट आपका खत्म हुआ, देन आपने मीनिंग ऑफ ग्रोथ लिखा और ग्रोथ की डेफिनेशन लिख दी। देन आप आओगे मैच्योरेशन। मीनिंग ऑफ मैच्योरेशन, व्हाट इज मैच्योरेशन? कि आप अपने जेनेटिक्स या अपने जीनोटाइप की वजह से जिस तरह से जल्दी जल्दी चीजों को सीखने लग जाते हो, तब आपके अंदर मैच्योरेशन या मैच्योरिटी आने लग जाती है। उस एक पूरे फेज को ही मैच्योरेशन कहा जाता है। बस इस एक लाइन में आपने बता दिया कि मैच्योरेशन जो है ये एक चीज होती है। और ये डेफिनेशंस को मैंने लिख के इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, तो जस्ट मैं आपको एक पैटर्न बता दे रही हूँ कि आपको इस एक लाइन में जो है मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड देन मीनिंग ऑफ मैच्योरेशन लिखना है। और ये सब कुछ आप कब लिखोगे? जब आपका आंसर आपसे लॉन्ग में पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तब आपको करना होता है कंसेप्ट को एक्सप्लेन। अब यही क्वेश्चन अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल शॉर्ट में लिखोगे। आप शॉर्ट में डेवलपमेंट बताओगे, शॉर्ट में जो है आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस बता दोगे, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन का डिफरेंस बता दोगे। तो हम आंसर को हर एक एस्पेक्ट से देखेंगे। ठीक है, जितना वर्ड लिमिट होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। क्लियर है? सो आप डेवलपमेंट का मीनिंग बताया, ग्रोथ का मीनिंग बताया, मैच्योरेशन का मीनिंग बताया। देन वी केम टू डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस, सबसे पहला डिफरेंस होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सो ग्रोथ रिफर्स टू एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स और द ऑर्गेनिजम्स एज अ होल। आपकी बॉडी पार्ट्स में, आपके ऑर्गेनिजम्स में किसी तरह का इंक्रीज हो रहा है, दैट इज योर ग्रोथ। बट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट एक लार्जर प्रोसेस है विच इज इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन बोथ, जिसके अंदर ग्रोथ भी आती है, जिसके अंदर मैच्योरेशन भी आती है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं आते, जिसके अंदर सिर्फ फिजिकल ही नहीं बट इसके साथ साथ में आपके सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल एक्सेट्रा ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सो डेवलपमेंट एक जो है लार्जर प्रोसेस है। क्लियर है? सेकेंड आपने लिखा ग्रोथ इज मेजरेबल एंड क्वांटिफाइड। ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है बट डेवलपमेंट को हमेशा आप मेजर नहीं कर सकते हो। आपकी इंटेलिजेंस लेवल में कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है टाइम के साथ में, क्या इस एक चीज को आप मेजर कर सकते हो? या फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज आज आप 25 ईयर्स ऑफ एज हो, ठीक है, तो इस 25 ईयर्स ऑफ एज में आपको ढेर सारे एक्सपीरियंसेस हुए थे। क्या आप उन एक्सपीरियंसेस से जो भी आपने सीखा है उसको मेजर कर सकते हो? तो नहीं कर सकते हो। मेजर का मतलब क्या कि आप उसको किसी तरह की कोई क्वांटिटी प्रोवाइड कर सकते हो, 1 नंबर दे सकते हो, 2 नंबर दे सकते हो, 10 नंबर दे सकते हो। तो इन चीजों को नंबर्स नहीं दिए जा सकते। सो डेवलपमेंट हर बार मेजरेबल नहीं होता। Any change that does not lead to the decline in age is considered as growth। जहां पर किसी भी तरीके का कोई डिक्लाइन नहीं हो रहा है आपकी एज में, उसको ग्रोथ कहा जाता है। बट जो चेंजेस जिससे डिक्लाइन हो रहा है सच एज इन ओल्ड एज इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डेवलपमेंट। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि आप
का विजन जब आप छोटे बच्चे रहते हो तो बहुत ही शार्प रहता है, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को देख सकते हो, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में आपका विजन कमज़ोर होता हुआ चला जाता है। 50s तक आते आते आपका विजन बहुत ही वीक हो जाता है, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर ग्रोथ। लेकिन अगर आपकी हाइट बढ़ती चली जा रही है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ग्रोथ, ये इसका एक एग्जांपल हो गया। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है कि जैसे अभी आप छोटे बच्चे हो, फिर आप धीरे धीरे करके बड़े हो गए, आप एडल्ट में आओगे, एडल्ट से आप जो है ओल्ड एज पर चले जाओगे, तो मतलब एक तरीके से आपके डेवलपमेंट में डिक्लाइन होने लगे। मतलब डेवलपमेंट तो आपका हो रहा है बट एक तरीके से आप ओल्ड एज में जाने लगे हो। अब आप ओल्ड एज में जाने लगे हो तो आपकी मेमोरी वीक होने लग गई है, आप जो है बहुत ही मतलब आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स भी जो है बहुत अलग तरीके से अब हो रहे हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ डिक्लाइन, है ना। अब आप ओल्ड एज में जा रहे हो, आपकी एज कम होती हुई चली जा रही है, अब आप ज्यादा साल नहीं जीने वाले हो, सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डेवलपमेंट। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रोथ हमेशा इंक्रीज की बात करेगा, ग्रोथ हमेशा किस एक चीज की बात करेगा कि क्या चीजें इंक्रीज हो रही हैं, बट डेवलपमेंट जितना ज्यादा चीजों के इंक्रीमेंट की बात करता है उतना ज्यादा डिक्लाइन को भी कंसिडर करता है, दोनों एस्पेक्ट्स को कंसिडर जो है किया जाता है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर है, आया ये यहाँ तक समझ में? आई होप इतने में या जो भी अभी तक पढ़ा उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इन पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको समझ में आता है, जैसे भी आप पढ़ना चाहते हो। आई वुड सजेस्ट कि नोट डाउन करो, लिखने से ज़्यादा जल्दी याद होता है। स्क्रीनशॉट लेके आपके मोबाइल फ़ोन में वो जस्ट कहीं पर रखा रहेगा और शायद आप उसको दोबारा नहीं देखोगे, या देखोगे भी तो एग्जाम टाइम में देखोगे, लेकिन आज लिख लोगे तो अभी आगे तक जो है याद रहेगा, ठीक है। अब सेकेंड है मैच्योरेशन और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो देखो, मैच्योरेशन मतलब एक ऑर्डरली सीक्वेंस में जो भी चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, इट इज लार्जली डिक्टेटेड बाय जेनेटिक ब्लूप्रिंट व्हिच प्रोड्यूसेस कॉमनलिटीज इन दी ग्रोथ। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं, एग्जाम्पल जो बता रही हूँ वो भी नोट कर लेना, ठीक है। स्टार्टिंग में ही बोला था कि एग्जांपल्स देते हुए पढ़ाऊंगी, तो एग्जांपल्स को आपको नोट करना है, ओके। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल कोई पेरेंट्स हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट रहे हैं तो और बहुत ही जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी एक गुड लर्नर रहे हैं, तो उनका बच्चा भी एक गुड लर्नर रहेगा। वो शायद 1 साल से ही पहले चलना भी सीख लेगा और जो है इसी के साथ में मतलब धीरे धीरे करके उसके अंदर जो है बहुत जल्दी वो चीज़ों को सीखने लग जाएगा। सो दैट इज अ काइंड ऑफ मेच्योरेशन जो उस बच्चे के अंदर आ रहा है बिकॉज ऑफ हिज जेनेटिक ब्लूप्रिंट। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद उतनी जल्दी ना सीख पाए, 4 या 5 साल में सीख पाए, तो मतलब उनके अंदर जो मैच्योरेशन है वो बहुत धीरे मतलब बहुत ही आराम से आ रहा है। तो एक ऑर्डरली सीक्वेंस को मैच्योरेशन कहा जाता है। जितनी जल्दी आप चीजों को सीखने लग जाते हो उतनी जल्दी आपके अंदर मैच्योरिटी आने लग जाती है। अब ये डेवलपमेंट से कैसे अलग है, क्योंकि डेवलपमेंट किसी तरह के ऑर्डरली सीक्वेंस को हर बार रेफर करे ये जरूरी नहीं है। क्लियर है। डेवलपमेंट नीड्स नॉट टू बी आइडेंटिफाइड विद जेनेटिक चेंजेस एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट में आपके जेनेटिक से आपके ग्रोथ इन सारी चीजों को उतना ज्यादा कंसिडर्ड नहीं किया जाता है। ग्रोथ, मैच्योरेशन ये सभी डेवलपमेंट के पार्ट है, लेकिन डेवलपमेंट एक बहुत ही लार्जर प्रोसेस है। क्लियर है, ऐसा समझ में? तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट के बीच में। डेवलपमेंट एक लार्ज प्रोसेस है, मैच्योरेशन जो है एक ऑर्डरली सीक्वेंस की बात करता है, लेकिन डेवलपमेंट किसी तरह के ऑर्डर को हर बार फॉलो करे जरूरी नहीं। कोई पर्सन का डेवलपमेंट 20s में ही बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन किसी का शायद 30 पे आके भी उतना ज्यादा ना हो पाए। तो जरूरी नहीं वो सीक्वेंस हर बार हर चीज में फॉलो किया जाए, बट स्टिल यहाँ पर जो है एज अ होल चीजों को कंसिडर किया जाता है। क्लियर है, ये भी आया समझ में। सो दिस वाज अबाउट योर आंसर नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है, आया समझ में किस तरीके से आंसर्स को लिखना है, क्या एक पैटर्न हमको रखना है और किस तरीके से आपका आंसर प्रेजेंटेबल होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ ग्रोथ, मीनिंग ऑफ मैच्योरेशन, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट में लिखना है। आपने पैराग्राफ्स में इन चीजों को लिखा, फिर जब आप डिफरेंसेस को बताओगे, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर आपको डिफरेंसेस बताए तो आपको क्लियर दिख रहा है ना कि हाँ यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है और यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है। लेकिन अब जैसे सपोज मैंने इसको एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दिया होता, जैसे सपोज ऐसे लिख दिया होता और ये जो हाइलाइट्स आपको दिख रहे हैं ये भी नहीं होते, तो आपको रीड करने में थोड़ा सा टाइम लगता। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक सबसे अच्छी चीज ये होती है ऐसे लिखने की कि आपके टीचर के पास में होती हैं बहुत सारी कॉपीज चेक करने के लिए, तो अब वो हर एक आंसर को बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ते। आपने बहुत अच्छा भी लिखा होगा तो मतलब रीड करते हैं, ऐसा नहीं है कि टीचर जस्ट ऐसी कॉपी चेक कर देते हैं, वो रीड करते हैं आंसर्स को अच्छे से, लेकिन इतना ज्यादा टाइम नहीं होता ना कि आपका एक एक वर्ड रीड करें। तो क्या होता है जनरली जैसे जो स्टूडेंट्स की कॉपीज बड़ी अच्छी प्रेजेंटेबल होती हैं, बहुत ही अच्छे आंसर्स उसमें लिखे हुए होते हैं, चार्ट्स बनाए होते हैं, इस तरीके से जो है
सेपरेट करके आंसर्स को बताया होता है, पॉइंट्स लिखे होते हैं, हाईलाइट यूज किया होता है, तो उनको दिख जाता है कि हाँ यार ये बच्चे को सारा सब कुछ आता था और इसने लिखा भी उतना ही अच्छा है, प्रेजेंट भी उतना ही अच्छा किया है, तो इसको ज्यादा मार्क्स। ठीक है, और वहीं कंपैरेटिवली एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने सेम लिखा था बट सब कुछ पैराग्राफ फॉर्म में लिखा था, तो 1 या 2 नंबर उसके कम हो ही जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आंसर कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। जितना हाईलाइट, जितना चार्ट्स, जितना ज्यादा डायग्राम्स वगैरह यूज करोगे उतना ज्यादा अच्छा आंसर होगा, और ये चीज आपको आगे भी हेल्प करेगी। अभी से इतना अच्छा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो ग्रेजुएशन में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे उसमें भी आपके आंसर्स राइटिंग जो होंगे ना वो बहुत अच्छे होंगे, प्रेजेंटेबल होंगे, तो आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं हर बार जब भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करवाती हूँ आंसर राइटिंग पैटर्न पर बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आपको कुछ इस तरीके से जो है डिफरेंसेस को अपने बताना है, डिफरेंट सेपरेट करके बता दो चीजों को। आपको चाहिए तो आप तीनों चीज एक साथ में भी कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो, आप एक इस तरीके, जैसे आपने यहाँ मैच्योरेशन लिखा, यहाँ आपने डेवलपमेंट लिखा, आप यहाँ पर एक बॉक्स और बनाओ और आप यहाँ पर लिख दो ग्रोथ, और आप तीनों चीजों को इक्वली भी जो है वो कर सकते हो। क्या कर सकते हो, और डिफरेंसेस उनके बीच में बता सकते हो। अब जैसे आपको बताना है कि ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, डेवलपमेंट को मेजर नहीं किया जा सकता, तो आपने यहाँ पर लिखा कि ग्रोथ कैन बी मेजरेबल, डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजरेबल, लेकिन मैच्योरेशन के लिए आपके पास में कोई पॉइंट नहीं था तो आप इसको डैश करके खाली छोड़ दो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, तो एक ही पेज में तीनों डिफरेंसेस आ सकते हैं। क्लियर है, ये भी आया समझ में। सो आई होप सो अब पैटर्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आंसर्स को कैसे लिखते हैं, और अब बाकी आंसर मतलब बाकी जो आंसर्स बताऊंगी उतना ज्यादा डिटेल मुझे आपको नहीं देने की जरूरत है, आई होप सो। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ना क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। हमारा जो डेवलपमेंट होता है उसमें एक लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव होता है, या हमारा डेवलपमेंट पूरी लाइफ में किस तरीके से होता है, कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स उसके अंदर होते हैं, उसके मेन फीचर्स आपको बताने हैं। ठीक है, मेन फीचर्स बताने हैं लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट पे। नाउ दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है यहाँ पर कि सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा, सीधा आपको उसका आंसर बता देना, घुमा फिरा के आपसे कोई चीज नहीं पूछी है। अब आप आंसर कैसे स्टार्ट करोगे, एक जो मतलब एक स्टैंडर्ड मेथड जो होती है वो होती है कि सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो, उस छोटे से इंट्रोडक्शन में बताओ कि डेवलपमेंट क्या होता है। देखो यहाँ पर क्या है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 डेवलपमेंट पे था, क्वेश्चन नंबर 2 डेवलपमेंट पे है, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5 भी डेवलपमेंट पर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 भी डेवलपमेंट पर होगा, तो हर बार डेवलपमेंट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर दो मतलब देखोगे, जब आप एग्जाम हॉल में होगे तो डेवलपमेंट से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन होंगे, हो सकता है आपके पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो वहां पर जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करो तो डेवलपमेंट को डिफाइन कर देना। मतलब कोई भी कंसेप्ट हो तो उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए। जैसे आप कभी कोई स्पीच देते हो तो उस स्पीच को स्टार्ट करने से पहले अपना नाम बताते हो, आप कौन सी क्लास में हो, आप क्या करते हो, ये चीज बताते हो ना, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हो, तो सेम वे में आपके आंसर्स का भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन में क्या बताया, डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट क्या होता है, तो आपकी पहली हेडिंग क्या होगी अपने क्वेश्चन की, आपने आंसर की, आपने ऐसे लिखा इंट्रोडक्शन, और आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि डेवलपमेंट इज अ लार्जर प्रोसेस दैट कंटेन्स प्रिडिक्टेबल, और इसी के साथ में एक पूरा प्रोसीजर के थ्रू जो चलता है, ऑर्डरली चेंजेस दैट हैपेंस इन अ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल राइट फ्रॉम हिज कंसेप्शन टिल हिज बर्थ। 2 लाइन में या मैक्सिमम 3 लाइन्स में आपके डेवलपमेंट की डेफिनेशन आ जाएगी। इसके बाद में आपने लिखा द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट according to the life span perspective includes the following assumptions। अब जब लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव को पढ़ा जाता है तो उसके अंदर ये सारे assumptions होते हैं, या मेन फीचर्स ऑफ लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट आर एज फॉलोज। फिर एक एक करके क्या सारे लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव होते हैं वो आप बताओगे। तो बहुत बार क्या होता है, जैसे अब हमसे पूछा लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव, तो आपने फर्स्ट पॉइंट डाला, लिखा डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, उसको एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड पॉइंट डाला, लिखा, उसको एक्सप्लेन कर दिया, बट किसी तरीके की कोई एक इंट्रोडक्टरी लाइन या किसी तरीके का एक ऐसी लाइन हम नहीं लिखते हैं कि हम आगे क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं। सो वो आप बहुत ही ज्यादा जो है डायरेक्टली अपने आंसर को स्टार्ट कर देते हो। तो पैटर्न को फॉलो करना कि जैसे इंट्रोडक्शन बताया तो उसके बाद में ये एक चीज लिखो। जैसे अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप ऐसे लिख दो कि द मेन फीचर्स ऑफ लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट आर एज
follows। अब ये एक लाइन सिर्फ आपके क्वेश्चन के अंदर से ही बन रही है, तो पता रहेगा कि आप आगे लिख क्या रहे हो, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप ये लिख दो कि डेवलपमेंट पर जो स्टडी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव के अंदर फॉलोइंग अजम्पशंस होते हैं। अब क्या अजम्पशंस होते हैं, तो सबसे पहले डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, बहुत लंबे समय तक चलता है, हर एक ग्रुप के अंदर होता है, राइट फ्रॉम कंसेप्शन टिल ओल्ड एज। इवन जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक आपके जो है मतलब पूरी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं। इसमें गेन्स भी होंगी, इसमें लॉसेस भी होंगे, इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को के साथ में इंटरेक्ट करोगे अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर। तो डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एक छोटे से बच्चे की लाइफ में भी ढेर सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम कहें या फिजिकल डेवलपमेंट हम कहें। और अगर आप अपनी ओल्ड एज में भी आ चुके हो तो भी आपकी लाइफ में ढेर सारे चेंजेस आते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे सपोज आप ओल्ड एज में आ चुके थे, आपकी 80s तक जो है आपकी एज हो चुकी थी, और इस एक टाइम पीरियड पे आपका जो पार्टनर है या जो भी आपकी पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है, यानी डेथ ऑफ दी स्पाउस। तो एक आपको बहुत ही ज़्यादा जो है पेन फील होगा, बहुत ही दुख आपको होगा, क्योंकि एक ऐसा पार्टनर जिसने अराउंड 30-40 ईयर्स वो आपके साथ में रहा और फिर उसके बाद में वो आप से जो है दूर हो गया, तो उस एक चीज का जो है दुख आपको होगा। तो एक तरीके का कॉग्निटिव चेंज जो है इस पर्सन की लाइफ में आ रहा है, एंड कॉग्निटिव चेंजेस कम्स अंडर डेवलपमेंट। सो अगेन की डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग है और आपकी पूरी लाइफ तक चलता है, उसमें ढेर सारे चेंजेस आते हैं, आप ढेर सारी चीजों के साथ में इंटरेक्ट करते हो, कभी कभी आप कुछ चीजों को गेन करते हो, कभी कभी आप कुछ चीजों को लूज करते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो 60s तक आपकी एज जो है, जस्ट क्योंकि डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग कहा जा रहा है और टिल डेथ तक आपके डेवलपमेंट चलता है, तो मैं आपको उसी एक चीज का एग्जांपल दे रही हूँ कि जस्ट सपोज आप अपने 30s 40s में बहुत ज्यादा बीमार रहते थे और इवन रिटायरमेंट तक भी आप जो है बहुत ही ज्यादा बीमार रहे, बहुत थके थके रहते थे, आपको किसी तरह की कोई डिसीज हो गई थी, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट आपको टाइम मिला तो आपने योगा वगैरह करना जो है स्टार्ट किया और आपने जो है अच्छे से मेडिकल केयर वगैरह अपना लिया, तो अब आपकी हेल्थ में जो है सुधार आ रहा है और आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, एंड आप अपनी ओल्ड एज तक आते आते बहुत ही ज्यादा एक्टिव और बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो रहे हो। तो ये भी एक तरीके का डेवलपमेंट ही है आपकी लाइफ में। क्लियर है? सो इसीलिए डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होता है। सेकेंडली वेरियस प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जितने भी प्रोसेसेस होते हैं हमारे डेवलपमेंट के, चाहे हमारे माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे हमारे इमोशनल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हर एक डेवलपमेंट जो है दैट इज इंटरवोवन, मतलब सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन का सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है या किसी पर्सन का सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। जो भी डेवलपमेंट हम सभी की लाइफ में होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड ही रहता है। क्लियर है? जैसे हमने एडोलेसेंस स्टेज के बारे में पढ़ा आपके चैप्टर के अंदर, तो जब आप एडोलेसेंस स्टेज पर आते हैं आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रो होते हैं, आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ में आपके साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी ग्रो कर रहे होते हैं। सो ऑल दिस प्रोसेस इज इंटरवोवन विथ ईच अदर। क्लियर है? सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, और एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दो कि जो भी पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं, मतलब जो भी हम आंसर में लिख रहे हैं वो पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। ऐसा मत करना कि सारा सब कुछ पैराग्राफ के अंदर लिख देना और जस्ट खत्म। अगर वैसे भी लिख रहे हो तो एटलीस्ट हाईलाइट जरूर करना, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड पैटर्न जो होगा वो इसी तरीके का होगा कि जहां पर आप पॉइंट वाइज पॉइंट अपने क्वेश्चंस को आंसर करो और उसमें हाईलाइट से जरूर यूज करो कि आप एटलीस्ट बता क्या रहे हो। ठीक है, आ रहा है यहाँ पर समझ में? अब देखो थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल। अब जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट डायमेंशंस में होता है, जहाँ कुछ चीज़ें इंक्रीज हो रही होती हैं, कुछ चीज़ें डिक्रीज हो रही होती हैं। जैसे अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे डिसीजन मेकिंग पावर्स जो हैं या हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ही शार्प हो जाती हैं, वो बहुत अच्छी हो जाती हैं, हम बहुत वाइजर डिसीजंस अपनी लाइफ में ले सकते हैं। लेकिन वहीं जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है तो आपकी मेमोरी जो है आप लूज करते हुए चले जाते हो, आप उतने ज्यादा जो है आपके अंदर स्पीड नहीं होती, उतने ज्यादा आपके अंदर एनर्जी नहीं होती इन जनरल अगर हम देखें। तो ये चीज क्या बताती है कि डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल है। कभी डेवलपमेंट आपके लिए एक तरीके का इंक्रीज लेकर आएगा, कभी आपके लिए रिड्यूस होगा, बट एटलीस्ट हर एक फेज में होता है। तो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट तरीके से डेवलपमेंट हमारा होता है। सो दैट्स व्हाई डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल।
फोर्थ है डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब क्या है यहाँ पर? मॉडिफिएबिलिटी। मॉडिफिएबिलिटी का मतलब ये कि जो डेवलपमेंट हम सभी का होता है उसके वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मोबाइल होता है। किस एक तरीके से कि हमारी स्किल्स, हमारी एबिलिटीज़ जो हैं वो हमारी लाइफ के हर एक फेज़ में या किसी भी फेज़ में हम उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप शायद जब स्कूल में थे तब आप उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हुआ करते थे, उतना ज़्यादा आपका माइंड जो है शार्प नहीं था, लेकिन जब आप अपने 30s 40s में आ जाते हो तब आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाता है, आप बहुत ही ज़्यादा फाइनर स्किल्स को जो है गेन कर लेते हो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको 20s में कोई चीज़ सीखनी है तो उसे आप 20s में ही सीखोगे, आप उसे 40s में नहीं सीख सकते। सो इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट जो है दैट इज़ हाईली प्लास्टिक, दैट उसमें मॉडिफिएबिलिटी है, आप उसके अंदर कभी भी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, आप अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, डेवलप भी कर सकते हो। क्लियर है? ये भी आ गया यहाँ तक समझ में। देन नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस। अब हमारी लाइफ में जो भी सारी चीज़ें हुई होती हैं उससे भी हमारा डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि एट प्रेजेंट जस्ट सपोज कोई ऐसा पर्सन है जिसने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को देखा है या उस एक चीज़ में वो पार्टिसिपेट किए हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और उसके बाद में कोई आज का मॉडर्न पर्सन है या जस्ट सपोज कोई 2000 में 20 ईयर्स ओल्ड पर्सन है और कोई 1947 के टाइम का पर्सन है ना, मतलब 1947 में उसकी एज 20 थी, यहाँ तक आते आते अराउंड उसकी एज जो है अब 70s के करीब हो चुकी है और ये 20 ईयर्स ओल्ड एक पर्सन है। तो इन दोनों का जो डेवलपमेंट होगा वो अलग तरीके से होगा क्योंकि इन दोनों का जो कॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट रहे हैं। इनके एक्सपीरियंसेस लाइफ के अलग होंगे, इनके एक्सपीरियंसेस लाइफ के अलग होंगे। तो इसीलिए हमारा डेवलपमेंट डिपेंड करता है हमारी हिस्टोरिकल लाइफ के भी ऊपर। हमने अगर बहुत ही अच्छे स्कूल से एजुकेशन ली है, बहुत ही मतलब ऐसे स्कूल से जहाँ पर हमको हर एक फैसिलिटी मिली हो, अब बहुत अच्छी पढ़ाई हुई हो, बहुत ही हाई टेक स्कूल रहा हो, बहुत सारी फैसिलिटीज रही हो, वही एक ऐसा स्टूडेंट जो कभी स्कूल ही ना गया हो, तो दोनों का डेवलपमेंटल प्रोसेस जो होगा वो उस अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा। तो डेवलपमेंट जो है हिस्टोरिकल कंडीशन से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज द कंसर्न ऑफ अ नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स। डेवलपमेंट बहुत सारे डिसिप्लिन्स का कंसर्न रहा है, मतलब कि साइकोलॉजी के साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूरो साइंसेज, ये सभी ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं। ये सभी ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब क्या करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर स्टडी करते हैं ताकि एटलीस्ट डेवलपमेंट होता कैसे है पूरे लाइफ स्पेन में उसको वो समझ पाएं। तो डेवलपमेंट का एक और ये भी फेज है कि इसके अंदर ढेर सारे डिसिप्लिन्स जो हैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। लास्ट, एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड्स एंड एक्ट्स ऑन कंटेक्स्ट। एक इंडिविजुअल जो है वो अपने कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि हम सभी की लाइफ सेम नहीं होती। एक इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट होगा तो वो डिपेंड करता है क्योंकि देखो हम सभी इंडिविजुअल्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, हम सभी का डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल डिफरेंटली हुआ है, मतलब हैं हम सभी ह्यूमंस बट स्टिल हम सभी का जो डेवलपमेंट है या हम सभी के बीच में जो है ढेर सारी वेरिएशंस हैं, हम सभी सेम नहीं है। आप आपका फ्रेंड सेम नहीं हो, आप आपके सिबलिंग सेम नहीं हो, है ना। तो हम सभी की लाइफ में जो भी सारी चीजें होती हैं, जो भी सारे लाइफ इवेंट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसे इंडिविजुअल है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई किसी एक्सीडेंट में, किसी अर्थक्वेक में, या उसने कोई किसी तरह का कोई अर्थक्वेक सर्वाइव किया हुआ है, तो ये उसकी लाइफ को अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पर्सन है जिसने हमेशा अपनी लाइफ में ढेर सारी गेन्स उसको मिली हैं, तो उसकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहेगा इन चीज़ों का। लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जिसको हमेशा अपनी लाइफ में फेलियर मिला है, तो उसका जो एक रिस्पॉन्स होगा चीज़ों को लेके वो डिफरेंट होगा। तो क्योंकि हम सभी डिफरेंट कंटेक्स्ट में बड़े हुए हैं तो हम सभी का डेवलपमेंट का मतलब हम सभी के ऊपर जो एक डेवलपमेंट का इन्फ्लुएंस होगा वो भी डिफरेंट ही रहेगा। क्लियर है? ये भी आया यहाँ तक समझ में। सो ये थे आपके 7 पॉइंट्स लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव के जो यहाँ पर आपको करने थे डिस्क्राइब, ठीक है, शॉर्ट में जस्ट डिस्क्राइब करना है। अब क्या क्या चीजें इसके अंदर करनी है कि पहले तो पॉइंट्स में आंसर को लिखना है, हाईलाइट्स आपको यूज करना है। इसके अलावा एक और चीज कर सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो। अब देखो वो कैसे बनाओगे, तो आपने यहां पर लिखा लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव, लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद में इस तरीके से यहां पर फर्स्ट पॉइंट लिख दिया कि डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस।
ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड आपने लिखा कि मल्टी डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल। थर्ड डायरेक्शनल, थर्ड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड होता है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड होता है। सभी बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और जितने भी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं सभी इंटरवोवन होते हैं। हाईली प्लास्टिक होता है। और इसके अलावा आपने जितने भी फीचर्स पढ़े हुए हैं उसका आप ऐसे एक चार्ट बना सकते हो, और आपने इसको चार्ट को बनाया और फिर उसके बाद में एक एक करके उसको एक्सप्लेन कर दो, लेकिन पॉइंट वाइज करना, ठीक है। तो अब ये चार्ट बनाने से ये पता चल गया कि हाँ आपको सारे पॉइंट्स आते हैं। और देखो इसका एक और बेनिफिट होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि चार्ट आप सिर्फ इसलिए बनाओ कि आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, बट क्या होता है जैसे अगर आपने ये चार्ट्स वगैरह बना के रखी हुई है तो आपको भी पॉइंट्स याद रहते हैं। अगर आप जस्ट नॉर्मली बुक्स से रीड करोगे, याद करोगे और फिर जाओगे तो शायद आप कुछ पॉइंट्स को स्किप कर जाओ, लेकिन अगर आपने ऐसे करके बना लिया तो एक तो आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है, और लिखने की प्रैक्टिस से और ज्यादा अच्छे से याद रहता है, ठीक है। सो इस एक तरीके से आप इस आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। नाउ अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो व्हाट आर द डेवलपमेंटल टास्क, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। अब अगेन ये भी जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट्स में है। पहला आपसे पूछा है कि डेवलपमेंटल टास्क का मीनिंग क्या होता है, और सेकंड उसमें एग्जांपल्स दो। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं करेंगे कि पहले पूरा डेवलपमेंटल बताएंगे फिर अलग अलग से एग्जांपल्स देंगे, डेवलपमेंट के साथ साथ में एग्जांपल्स देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 7 मार्क्स में डेवलपमेंटल टास्क बताना है और आपको 3 मार्क्स में एग्जांपल्स को देना है, क्योंकि एग्जांपल्स को इक्वली वेटेज दिया गया है। बट ऐसा नहीं है ना कि हम सारे एग्जांपल्स लिख दें और डेवलपमेंट को ना बताएं, तो दोनों को साथ साथ में बताना है। क्लियर है? अब सबसे पहले क्या बताओगे, मीनिंग बताओगे और उसी के साथ में एग्जांपल्स बताते चलोगे। अब बस एक चीज इसमें ध्यान रखना कि जब भी एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल बताते हो, तो उस एक चीज को हाईलाइट करना। देखो कैसे करोगे, पहले आंसर को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग बताया, क्या होते हैं डेवलपमेंटल टास्क बताओ। आप लोग बताओ पहले, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं, और यहाँ से देख के मत बताना, ठीक है। सो ये सारी चीजें देखो, क्योंकि कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, ऐसे थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो आपको भी समझ में आएगा। ऐसा ना हो कि जस्ट मैं आऊं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो और फिर आप चले जाते हो और हाँ ठीक है आज का हो गया। आपको भी उसमें अपनी तरफ से जो है पूरा इनिशिएटिव लेना है, मुझे बताना है। जब तक आप मुझे नहीं बताओगे, जब तक मुझे कमेंट सेक्शंस में आपके रिप्लाईज नहीं मिलेंगे, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोग को क्या चीज समझ में आ रही है और क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। तो एंगेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्या होता है मीनिंग डेवलपमेंटल टास्क का। सो इट रिफर्स टू फिजिकल और कॉग्निटिव स्किल दैट पर्सन अकम्प्लिश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर एज पीरियड टू कंटिन्यू डेवलपमेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट क्या है, कि जहां पर आप एक पूरा लार्जर प्रोसेस, जहां पूरी लाइफ टाइम आपके राइट फ्रॉम योर कंसेप्शन टिल योर डेथ और टिल योर ओल्ड एज आपका जो है डेवलपमेंट चलता ही रहता है। अब इस डेवलपमेंट में आपके बहुत सारी चीजें आती हैं, आपका कॉग्निटिव भी आता है, आपका मोटर डेवलपमेंट भी आता है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी आता है, आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आता है, आपका सोशल डेवलपमेंट, आपका इमोशनल डेवलपमेंट। हर एक तरह का डेवलपमेंट आपका होता है और ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अब ये जो आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, ये सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये जो सारी स्किल्स आपके पास में आ रही है इस डेवलपमेंट के थ्रू, तो वो एक पर्टिकुलर एज पीरियड में आपको जो चीज गेन होती है दैट इज कंसिडर्ड एज डेवलपमेंटल टास्क। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक न्यू बॉर्न बेबी है। अब जैसे मैंने आपसे कहा फॉर एग्जाम्पल, तो ये यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लेकिन अब मैंने हाईलाइट कर दिया तो आपको ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा। अभी हाईलाइट नहीं था तो शायद आपको उतना अच्छे से नहीं समझ में आया होगा कि एग्जाम्पल कहाँ लिखा था, ठीक है। तो इसीलिए जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं ना, कोई भी आंसर में लिखो, सिर्फ इसी आंसर में नहीं, जब हम किसी तरीके का कोई एग्जाम्पल दे रहे होते हैं अपने आंसर में, तो उस फॉर आंसर जो आप लिखते हो या एग्जाम्पल जो आप लिखते हो फॉर एग्जाम्पल, उसको ऐसे हाईलाइट करना, उसके नीचे अंडरलाइन कर दो या एक बॉक्स बना दो, ठीक है। तो देखो अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी है, तो वो अपनी लाइफ के फर्स्ट वीक में, मतलब जब उसका बर्थ हुआ है तो उसका जो फर्स्ट वीक रहता है उसमें वो धीरे धीरे समझना स्टार्ट करता है। क्या समझना स्टार्ट करता है कि किस तरफ से जो है आवाज आ रही है, साउंड जो है वो कहां से आ रहा है, कौन सी वॉइस उसकी मदर की वॉइस है और कौन सी वॉइस उसकी मदर की वॉइस नहीं है। एक बच्चा जो है इन चीजों को समझने लग जाता है। छोटा सा बच्चा रहता है, उसकी मम्मी कहीं से उसको आवाज लगाती है तो उस एक चीज को समझ जाता है कि हाँ ये मेरी मम्मी की आवाज है। लेकिन वहीं कोई और लेडी अगर उसको आवाज लगाएगी तो उसको वो चीज समझ में आने लगती है धीरे धीरे करके, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट वीक और धीरे धीरे करके जो है वो इन चीजों को समझने लग जाता है, उसको ये पता चल जाता है कि साउंड आ कहां से रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस साइड से शोर
शोर आ रहा है तो उसको पता होगा कि हाँ शोर इस साइड से आ रहा है। तो ये जस्ट धीरे धीरे जो है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो ये जो स्किल्स वो गेन कर रहा है अपनी लाइफ टाइम में, दोज आर कॉल्ड डेवलपमेंटल टास्क। तो डेवलपमेंटल टास्क का मीनिंग क्या हो गया आपका, ये हो गया। उसमें आपने एक एग्जाम्पल भी दे दिया। अब इसके बाद में जैसे जैसे एक इन्फेंट ग्रो करता है, देखो हमने यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस को डिस्कस किया। कौन कौन सी स्टेजेस को हमने डिस्कस किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस। सो वी डिस्कस्ड प्रीनेटल, ओके, प्रीनेटल यानी जब आप अपने मदर के वॉम्ब में होते हो और जब तक आपका बर्थ नहीं होता तब तक। इसके बाद में इन्फेंसी यानी जब आप 0 से 2 इयर्स के बीच में होते हो। देन आपका चाइल्डहुड अराउंड 3 to 10 years. Then you come in the age of adolescence, that is from your 19 years till your 19 years. और इसके बाद में आप आ जाते हो एडल्टहुड में, आप एडल्ट बन जाते हो और इसके बाद में आपकी ओल्ड एज। अब इन सभी स्टेजेस में, इन सभी डेवलपमेंटल स्टेजेस में आपका अलग अलग स्टेज में अलग अलग डेवलपमेंट होता है और किसी स्टेज में आप जो चीज़ों को सीखते हो, आपकी फिजिकल, आपकी कॉग्निटिव स्किल, उसे डेवलपमेंटल टास्क कहा जाता है। ठीक है, ये मीनिंग हो गया, ये एक एग्जांपल हो गया। अब जैसे जैसे इन्फेंट ग्रो करता है, जैसे जैसे एक छोटा बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो सीखता है, उसकी नर्वस सिस्टम जो है वो ग्रो करता है, उसकी मसल्स जो हैं उनका डेवलपमेंट होता है और इसके थ्रू उसके अंदर जो है स्किल्स आने लग जाती हैं, जैसे कि ग्रैस्पिंग, वॉकिंग, रनिंग। धीरे धीरे हमने देखा ना कि बच्चा जो है क्रॉलिंग करना स्टार्ट करता है, घुटनों के बल चलना सीखता है, धीरे धीरे करके जो है हाथ टेक के चलना सीखता है, खड़े होने की कोशिश करता है, उठने की कोशिश करता है। तो ये चीजें क्या है, ये स्किल्स उसके अंदर आ रही हैं और ये स्किल्स किसकी वजह से आई, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा है, उसकी मसल्स जो है वो डेवलप हो रही हैं और ये भी आपके डेवलपमेंटल टास्क के अंदर ही आता है। ये भी किसके अंदर आता है, आपके डेवलपमेंटल टास्क के अंदर। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि एग्जांपल्स देते हुए आपको एक्सप्लेन करना है, आप एग्जांपल देते जाओगे और आप डेवलपमेंटल टास्क को एक्सप्लेन भी करते हुए चले जाओगे कि ये सारे डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। अब जैसे जब एक जो चाइल्ड होता है, दैट ड्यूरिंग इन्फेंसी एक्सपीरियंसेस द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड इंटरेक्शंस विद ऑब्जेक्ट्स थ्रू लुकिंग, हियरिंग, टचिंग, माउथिंग एंड ग्रैस्पिंग। अब जैसे जैसे और बड़ा होता है तो उसको और ज्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं धीरे धीरे करके और वो ऑब्जेक्ट्स को समझने लग जाता है, वो चीजों को देखना, सुनना और इसी के साथ में किसी चीज को टच करना, माउथिंग करना, चीजों को, उसको हम खाने को देते हैं तो उसको पता होता है कि मुझे जो है कैसे इस चीज को अपने माउथ तक लेकर जाना है और धीरे धीरे जो है मतलब वो क्या बोलते हैं ना, बैबलिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देता, बोलना धीरे धीरे करके स्टार्ट करता है, उसको बोलना सिखाया जाता है। तो ये भी उसके डेवलपमेंटल टास्क में ही आता है। जैसे जैसे इन्फेंट और बड़ा होता है तो वो अपने पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज करने लग जाता है, फेसेस के साथ में जो है, मतलब पेरेंट्स के फेसेस को फेमिलियर हो जाता है उन चीजों के साथ में। 6 से 8 महीने की एज में आता है तो अपनी मदर की कंपनी को पसंद करने लग जाता है। कोई और उस जगह होता है तो उस एक चीज को जो है वो बहुत ही डिस्ट्रेस शो करता है कि अगर उसकी मदर उसके आसपास नहीं है। तो चाइल्डहुड वाली स्टेज में आएगा तो चाइल्डहुड में जाकर जो है उसके अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज आएंगी, उसका जो है ब्रेन अभी तक जो डेवलप हुआ अब वो उसका कॉग्निशन डेवलप होगा, अब वो चीज़ों को जानने लगेगा, समझने लगेगा, एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर आ जाएगी। लाइक आई एम अ बॉय और आई एम अ गर्ल, मैं टॉल हूँ, मैं शॉर्ट हूँ, मैं जो है मतलब मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं किस तरीके का हूँ, ये चीज़ें वो समझने लगेगा, नेबर्स को समझने लगेगा, स्कूल पीयर्स को समझने लगेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा। तो इस तरीके से जिस भी तरीके के जो भी सारे डेवलपमेंट्स उसके अंदर हो रहे हैं और उन डेवलपमेंट के थ्रू जो स्किल्स उसके अंदर आ रही है, ठीक है, डेवलपमेंट इज डिफरेंट कंसेप्ट, लेकिन उस डेवलपमेंट के थ्रू जो स्किल्स उसके अंदर डेवलप हो रही है दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंटल टास्क। क्लियर है, आइए भी यहाँ पर समझ में। तो अब मैंने तो आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, आपको इसके अलावा और एग्जांपल्स लगते हैं इन सारी स्टेजेस में। आपको ओल्ड एज का एग्जांपल देना, आप ओल्ड एज का भी एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि डेवलपमेंटल टास्क यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप और भी एग्जांपल्स के थ्रू जो भी आपको रेलेवेंट लगते हैं, कोई और एग्जांपल आपके मन में आता है, क्योंकि आप भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो ढेर सारी चीजें आपके मन में आती होंगी, बहुत सी चीजें जो शायद मुझसे स्किप हो जाती होंगी लेकिन आपको समझ में आती होंगी, तो वो भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन अकेले अकेले मत करना, हमको भी कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या सारी चीजें आप सोच रहे हो और क्या एग्जाम्पल्स आपके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, सो अभी तक 3 क्वेश्चंस को आंसर किया, पैटर्न भी समझा, क्वेश्चंस को भी समझा, आंसर को भी समझा। आई होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। देखो क्वेश्चन आंसर में ना इतना ज्यादा वो नहीं होता, क्योंकि चैप्टर्स में हमने सारा कुछ पढ़ा होता है, अंडरस्टैंडिंग हमको ऑलरेडी होती है चीजों की। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे बहुत बार हमको कंसेप्ट समझ में आ गया लेकिन लिखना कैसे ये पता ही नहीं चलता है, बहुत बार चीजें याद हो जाती हैं लेकिन फिर उसके बाद में भूल जाती हैं। ये 2 चीजें सबसे ज्यादा हमारे साथ में होती है कि एक तो कंसेप्ट समझ में आ गया, सारा कुछ समझ में आ गया, अब उसको लिखूं कैसे,
कैसे उसको जो है अपने वर्ड्स में फ्रेम करूं, क्योंकि बुक का तो सीधे छाप नहीं सकते है ना, आंसर के अंदर ये चीज तो नहीं कर सकते। तो वो चीज कब समझ में आती है, जब इस तरीके से पूरा एनालाइज करते हो। जब मैं क्वेश्चंस आपको आंसर बताती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आता होगा कि क्या पॉइंट्स कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे उसको लिख सकते हैं। और सेकेंडली जो आपका रहता है कि हमको समझ में तो आ गया, हमने लिख भी लिया, मतलब हमने एक बार जो है क्वेश्चन को उसका आंसर अपनी कॉपी में लिख भी लिया, बट अब हमको याद नहीं हो रहा। हम समझ में सब कुछ आ गया बट हमको याद नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या चीज की कमी आ रही है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस कैसे करोगे, जैसे आपने एक बार आंसर लिखा उसको दूसरी बार लिख के देखो, नोट्स बनाओ उसके। और थर्डली जितना ज्यादा आप उसको रिवाइज करोगे उतना ज्यादा वो आपको याद रहेगा कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, फिर लिख तो आप उसको लोगे अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो रिवीजन और प्रैक्टिस ये दोनों चीजें साथ साथ में चलती रहनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन सेज कि एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड हैज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जांपल्स। एक चाइल्ड का जो एनवायरनमेंट होता है वो उसके डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, या एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में। तो आपको इस एक लाइन को एग्जाम्पल्स को देते हुए एक्सप्लेन करना है कि कैसे एनवायरनमेंट जो है वो एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपको याद होगा हमने एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट पढ़ा हुआ है चैप्टर के अंदर, तो वहीं से आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। देखो सारे आंसर मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो एनवायरमेंट ऑफ द चाइल्ड हैज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बिकॉज इट इंक्लूड्स द सराउंडिंग्स इन विच अ चाइल्ड डेवलप्स वेरियस कॉग्निटिव एंड मोटर स्किल्स। एनवायरमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनवायरमेंट ही है जहां पर एक चाइल्ड के जो है डेवलपमेंट हो रहा है, जो उसके आसपास में चीजें हैं, जो उसकी सराउंडिंग्स हैं, उसके थ्रू उसका कॉग्निटिव, उसका मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और दूसरे होते हैं आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एक कौन से होते हैं, जेनेटिक, और दूसरे होते हैं आपके एनवायरमेंटल। तो जो आपके अंदर जीन्स हैं, जो आपका जेनेटिक कोड है वो, और जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमसे एनवायरमेंट का पूछा है तो हम एनवायरमेंट को फोकस करेंगे, बट एक चीज जो आपने चैप्टर के अंदर पढ़ी थी कि जेनेटिक डेवलपमेंट विदाउट एनवायरमेंट नहीं हो सकता, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट विदाउट जेनेटिक्स नहीं हो सकता। दोनों चीजें एक साथ में चलती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए। तो थोड़ा बहुत जेनेटिक्स इसके अंदर भी समझेंगे, बट मेन चीज ये है कि आप जिस सराउंडिंग में हो उससे रिलेटेड ही आपका डेवलपमेंट होता है, या आपकी सराउंडिंग्स आपके डेवलपमेंट पर एक मेजर इन्फ्लुएंस करती हैं। अब ये चीजें जो है फिजिकल डेवलपमेंट जो है चाइल्ड का, वो उसके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन उसका किस तरीके का एक सोशो इमोशनल, एक पूरा कल्चरल, एक इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट कैसे होगा, इसमें उसका एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक ऐसा चाइल्ड है जिसको स्कूल भेजा गया है, और स्कूल जाने से उसने पढ़ाई लिखाई करी, उसको एजुकेशन मिली और वो बहुत ही होनहार था, तो एक तरीके का एक कॉन्फिडेंस जो है उसके अंदर डेवलप हो चुका है। लेकिन वहीं सेकेंडली अगर हम एक ऐसे बच्चे की बात करें जिसे एजुकेशन मिल ही नहीं पाई, जो कभी स्कूल जा ही नहीं पाया, तो दोनों का जो डेवलपमेंट होगा वो अलग होगा। क्योंकि एक बच्चा जिसके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, वहीं दूसरा जो मतलब उसके पास में इतना ज्यादा चीजों को लेके नॉलेज नहीं है, जो इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। क्लियर है। इसमें एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि जैसे एक रिच पेरेंट्स का चाइल्ड है और एक पुअर पेरेंट्स का चाइल्ड है, तो रिच पेरेंट्स का जो चाइल्ड होगा उसको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, पुअर पेरेंट्स का जो चाइल्ड होगा उसको उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। उसको जो है पैसे की वैल्यू जो है वो उस एक पर्सन को पता रहेगी कि मनी की वैल्यू क्या होती है, फूड की वैल्यू क्या होती है। ऐसा नहीं है कि रिच चाइल्ड को नहीं पता होगी, उसे भी पता होती है, बट जनरली जितना ज्यादा डेवलपमेंट में डिफरेंस दोनों के होगा, रिच चाइल्ड जिसको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, जिसके पास सब कुछ है, पुअर चाइल्ड है जिसके पास में सारी फैसिलिटीज नहीं है, सब कुछ नहीं है, बट स्टिल वो अपनी लाइफ को जो है जी रहा है। तो दोनों का डेवलपमेंट बिल्कुल अलग से होगा। तो एनवायरनमेंट का जो है मेजर इन्फ्लुएंस होता है। सेकेंडली जेनेटिक टर्म्स में अगर हम बात करें तो जैसे सपोज कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ही गुस्सा जो है उसको, मतलब बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है, ठीक है,
लेकिन अगर उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जो बहुत ही स्टेबल इन्वायरमेंट है, तो धीरे धीरे करके वो काम डाउन हो जाएगा। जस्ट सपोज किसी चिल्ड्रन, कोई ऐसा चाइल्ड है जिसके जो जेनेटिक कोड्स हैं वो इस तरीके के हैं कि उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाता है। लेकिन अगर उसको कुछ इस तरीके का एक एनवायरमेंट मिलता है जहां पर उसकी अग्रेसिवनेस को या उसके गुस्से को बहुत कामली हैंडल किया जाता है, कि अगर वो गुस्सा है तो बाकी सभी लोग जो है शांत हो जाते हैं, कि पहले इसका जो भी मतलब ये पहले इंसान स्टेबल हो जाए, फिर जिस भी चीज को लेकर उसको गुस्सा है उस एक चीज को हम जो है बैठ के रिजॉल्व कर लेंगे, और उसको जो है बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाता है। वो गुस्से में भी होता है तो भी उसके साथ में सभी लोग काम रहते हैं, तो इस एक तरीके से उसको समझ में आएगा कि यार हर बार गुस्सा करना इज नॉट ओके, तो मे बी उसका जो नेचर है उसमें चेंज हो सकता है, और वो जो है थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ा काम डाउन कर जाएगा, और उसका नेचर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो एनवायरमेंट जो है वो अगेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेजर इन्फ्लुएंस करता है हमारे डेवलपमेंट में। नाउ सेकेंडली, इमेजिन अ चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर जो जीन्स हैं वो इंट्रोवर्टेड हैं, मतलब इंट्रोवर्टेड पेरेंट्स का बच्चा है। इंट्रोवर्टेड का मतलब ये कि वो पेरेंट्स ज़्यादा सबके साथ में घुल मिल नहीं पाते हैं, या इंट्रोवर्टेड का मतलब यही होता है कि जहाँ पर आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो पाते हो, आप अपनी लाइफ में ही खुश रहते हो, आपके गिने चुने 1 या 2 दोस्त होते हैं, और उनसे ज़्यादा आप किसी से बात नहीं कर पाते हो, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। एक्सट्रोवर्टेड पर्सन वो होता है जो बहुत ही खुल के सबके साथ में जो है मतलब एंजॉय भी करता है, मस्ती मजाक भी करता है, सब कुछ करता है, बहुत अच्छे से सोशलाइज हो पाता है। तो अब जब सपोज एक इंट्रोवर्टेड चाइल्ड है, ठीक है, उसके जीनोटाइप्स जो थे वो कुछ इस तरीके के थे कि वो इंट्रोवर्टेड रहा, बट जब सपोज उसको इन्वायरमेंट जो है वो कुछ इस तरीके का मिलता है जो बड़ा ही सोशल इंटरेक्शन, एक्सट्रोवर्जन है उस इन्वायरमेंट के अंदर, तो ऑब्वियसली उसका इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस ऐसा रहेगा कि वो पर्सन, वो चाइल्ड भी जो है थोड़ा सा एक्सट्रोवर्टेड अब हो सकता है। सो देयरफॉर एनवायरनमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इट इज नॉट ओनली डेवलप्स अ पर्टिकुलर स्किल बट इन्फ्लुएंसेस द होल पर्सनालिटी। तो ये एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये होगी इसकी कंक्लूडिंग लाइन। ये क्या है आपका, ये है कंक्लूजन। देखो, जब आपने स्टार्ट किया था, आपने डेवलपमेंटल टास्क का मीनिंग बताया था, तो वो आपका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। उसमें आप मीनिंग, उसमें आप हेडिंग ये भी डाल सकते हो कि मीनिंग ऑफ डेवलपमेंटल टास्क, या इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ डेवलपमेंटल टास्क। फिर आपने डेवलपमेंटल टास्क का मीनिंग बताया, फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग डाली कि एक्सप्लेनेशंस विथ एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशंस विथ एग्जाम्पल्स, और जो भी एग्जाम्पल्स के साथ में हमने एक्सप्लेन किया वो आपने लिखा, और फाइनल हेडिंग थी आपकी कंक्लूजन, और कंक्लूडिंग पार्ट में आपने ये वाला जो पॉइंट था इसको लिख दिया। तो इस तरीके से आपके 3 हेडिंग्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 को आप आंसर कर सकते हो। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन या मीनिंग बताया डेवलपमेंटल टास्क का जो यहाँ पर है, ठीक है, ये हमने मीनिंग बताया डेवलपमेंटल इन्वायरमेंट का जो हम पढ़ रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो आपने इन्वायरमेंट बताया कि इन्वायरमेंट जो है किस तरीके से एक चाइल्ड की लाइफ को इम्पेक्ट करता है। फिर उसके बाद में आपने एग्जांपल्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, और फाइनली आप आ गए अपने कंक्लूजन के ऊपर। तो इस एक तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर को लिख सकते हो। क्लियर है, ये भी आगे यहाँ तक समझ में। तो इस एक पैटर्न को इस क्वेश्चन के आंसर में फॉलो कर सकते हो। डेवलपमेंटल टास्क में भी इसी तरीके का आप कर सकते हो जो क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, हाउ डू सोशो कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर हमारे डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। तो अब आपने बताया कि फॉलोइंग आर द सोशो कल्चरल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे इस एक क्वेश्चन, इस एक चैप्टर के अंदर जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस रहेंगे उसमें आपसे डेवलपमेंट 5-6 क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाएगा। तो हर बार आप उसके इंट्रोडक्शन में डेवलपमेंट को डिफाइन नहीं करोगे, लेकिन जैसे सपोज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको स्टार्ट करोगे, आप एक छोटी सी डेफिनेशन दोगे कि डेवलपमेंट होता क्या है, और फिर उसके बाद में आप बताओगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। और जब भी आप फीचर्स लिख रहे हो, फैक्टर्स लिख रहे हो, एडवांटेजेस लिख रहे हो, डिसएडवांटेजेस लिख रहे हो, मेरिट्स लिख रहे हो, डीमेरिट्स लिख रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हो, जब भी आप ये सारी चीजें लिखो तो कोशिश करना कि आप आंसर को पॉइंट्स में ही लिखो, ठीक है। अब देखो कौन कौन से फैक्टर, तो सबसे पहले तो डेवलपमेंट जो है वो सोशो कल्चरल फैक्टर से इन्फ्लुएंस रहता है जो हमें सोशल कंटेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी जिस सोसाइटी में जिस कल्चर का हम पार्ट हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम सभी इंडिया का पार्ट हैं, इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, इंडियन कल्चर का पार्ट है, तो उस अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। अब इंडिया के अंदर सब कल्चर्स भी हैं, सब कल्चर्स के अंदर जैसे राजस्थानी कल्चर है, गुजराती कल्चर है, सेंट्रल इंडिया का कल्चर है, साउथ इंडिया का अपना कल्चर है, नॉर्थ इंडिया का अपना कल्चर है, तो वो चीज भी आपको अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट जो है वो हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं
जो धीरे धीरे करके एक चाइल्ड जो है सीखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड डेवलप सच पर्सनालिटी विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज और हर एक्सपीरियंसेस। एवरी पर्सन हैज डिफरेंट सोशो कल्चरल बैकग्राउंड विच इम्पैक्ट्स हिज और हर इंटरेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो जिस भी तरीके का हमारा सोसाइटी होगी, जिस भी तरीके का हमारा कल्चर होगा, वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी होगी, वैसे ही हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे, और इसी के थ्रू हम हमारी सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड ऑफ एन इंडिविजुअल हिज वेरिएबल एक्सपीरियंसेस आर डिपेंडेंट अपॉन देयर सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। तो मतलब जितना जो हमारे डेवलपमेंट में सारे एस्पेक्ट्स होते हैं उसका एक फैक्टर सोशो कल्चरल की तरफ भी जाता है। तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे इसके अंदर क्या क्या आएगा, क्या एग्जांपल्स हो गए कि सबसे पहले तो आपके घर में किस तरीके की कंडीशंस है, आपका स्कूलिंग किस तरीके से हुआ है, आपके फ्रेंड्स कौन है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कितना ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो। जैसे सपोज आप एक अनस्टेबल फैमिली इन्वायरमेंट के अंदर हो तो आपके लिए नई चीज़ों को सीखना, अपने डिसीजंस लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन एज कंपेयर्ड विथ अदर्स, अगर ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही डाइवर्स एक्सपीरियंसेस को जो है मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनका इन्वायरमेंट बड़ा ही स्टेबल है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप ढेर सारे चैलेंजेस को फेस कर सकोगे। तो इस तरीके से आपका जो सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट होता है वो आपके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। अब इसमें आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, उस कल्चर के अंदर किस तरह के नॉर्म्स हैं, आपकी सोसाइटी के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि एडोलेसेंस के टाइम पर जो है सोशो कल्चरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल आपकी सोसाइटी के अंदर सेक्सुअल मेच्योरिटी को किस तरह से देखा समझा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं उस चीज़ को लेकर तो उतनी ज़्यादा मेच्योरिटी बच्चों के अंदर नहीं आ पाएगी और उतना ज़्यादा डेवलपमेंट खुल के नहीं हो पाएगा। और वहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्योंकि इस एक चीज़ को जो है थोड़ा सा ब्रॉडली इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ब्रॉड टर्म्स में इन चीज़ों को लिया जाता है, तो वहां पर आपका डेवलपमेंट उस अकॉर्डिंग होने वाला है। ठीक है, सो आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर जो है वो आपको इन्फ्लुएंस करता है और उसमें आप ये सभी पॉइंट्स को लिख सकते हो। इसके अलावा आपको और पॉइंट्स लिखने हैं वो लिख सकते हो, एग्जांपल्स इंक्लूड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पर हमने लिए, होम का लिया, स्कूलिंग का लिया, आपका स्कूलिंग किस तरीके का है, आपके यहाँ पर किस तरीके से फैसिलिटीज आपको मिली हुई हैं, तो वो सारे पॉइंट्स आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर है, ये भी आगे यहाँ तक समझ में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, दैट इज डिस्कस द कॉग्निटिव चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ डेवलपिंग चाइल्ड। जब एक चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसके अंदर कौन कौन से कॉग्निटिव चेंजेस आ रहे होते हैं। नाउ व्हाट इज कॉग्निशन? कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग। कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग, जहां पर आप चीज़ों को समझते हो, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी आपके अंदर आती है, आप जो है थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, ये सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप होती हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हो। तो जब ये आपका माइंड एक तरीके से डेवलप होता है, जब एक ह्यूमन का माइंड डेवलप होता है तब किस तरह के चेंजेस उसके अंदर आते हैं, तब उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्लियर है, आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आंसर पर आते हैं। सो देखो, the cognitive changes take place during different stages of development in the life of a developing child and these are as follows। देखो, जो जीन पियागेट है, जीन पियागेट, इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जो है एक तरीके से पूरी स्टडी की हुई है, या ह्यूमन डेवलपमेंट पर लेकर जो है इन्होंने एक थ्योरी कंस्ट्रक्ट करी है जिसमें ये बताते हैं कि ह्यूमन का डेवलपमेंट डिफरेंट फेजेस में किस तरह से होता है। तो इन्होंने जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉग्निशन वाला एस्पेक्ट या कॉग्निटिव एस्पेक्ट को भी कंसिडर किया है, जिसके अंदर उन्होंने 4 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया हुआ है और इसके थ्रू हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, इसे आपको अपने आंसर में नोट डाउन करना है। एक आप पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे, आप इंट्रोडक्शन में ये लिखोगे कि जीन पियागेट इन हिज ह्यूमन डेवलपमेंटल थ्योरी और इन हिज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टेल्स अस और डिस्कसेस अबाउट द डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज और डिफरेंट कॉग्निटिव चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन अ डेवलपिंग चाइल्ड। तो जीन पियागेट अपनी थ्योरी के अंदर या डिफरेंट स्टेजेस में ये बताते हैं कि कॉग्निटिव चेंजेस एक चाइल्ड के अंदर कैसे होते हैं। ये आपका होगा इंट्रोडक्शन। ये क्या होगा? ये आपका होगा इंट्रोडक्शन, जहां पर आप जीन पियागेट के बारे में ये सारी चीजें बताओगे और बिल्कुल शॉर्ट में बताओगे, बिल्कुल जो है शॉर्ट में आप इस एक चीज को डिस्क्राइब करने वाले हो। अब यहाँ पर देखो, मैंने इसको एक इस तरीके से एक चार्ट के फॉर्म में क्यों बताया, ये आप अपने नोट्स में बना सकते हो, ऐसा कॉपी में नहीं लिखना, आंसर में नहीं लिखना, लेकिन जस्ट आप अपने नोट्स में इस एक चीज को लिख सकते हो तो आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ, जीन पियागेट वाली थ्योरी हमको यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में बतानी है। ठीक है, अब आपने ये एक चीज बताई, फिर आपका सेकेंड या मेन पार्ट ऑफ द आंसर
आंसर स्टार्ट होता है, दैट इज कि द फॉलोइंग आर दी कॉग्निटिव चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द लाइफ ऑफ एन डेवलपिंग चाइल्ड। ये आपने हेडिंग लिखी और फिर उसके बाद में आप एक एक करके इसको एक्सप्लेन करोगे, बट उससे पहले आप जो है एक तरीके का चार्ट बना सकते हो। अगेन अब किस तरीके का चार्ट, तो देखो यहां पर आपने लिखा जीन पियागेट स्टेजेस of cognitive development, cognitive development, ठीक है। ये एक चीज आपने हेडिंग डाली, फिर इसके बाद में आपने ऐसे 4 स्टेजेस बनाई यहां पर, ठीक है। फर्स्ट स्टेज है आपकी 0 से 2 इयर्स के बीच में, जिसे सेंसरी मोटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंसरी मोटर। ओके, ये आपकी फर्स्ट स्टेज हो गई। सेकंड जो है आपकी, दैट इज फ्रॉम योर 2 to 7 years. थर्ड इज योर 7 to 11 years, 7 to 11 years and 11 to 15 years, ठीक है। इस तरह से 4 स्टेजेस में उन्होंने इस एक चीज को डिवाइड किया हुआ है, 11 to 15 ईयर्स। इसे हम कहते हैं सेंसरी मोटर, इसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल, दिस इज कॉल्ड कंक्रीट ऑपरेशनल। इसका एक चार्ट भी आपकी बुक में दिया हुआ है, तो अगर आपको चार्ट भी यहाँ पर बनाना है तो आप उसे भी बना सकते हो, ठीक है। आपको एक टेबल दी गई है, आई थिंक इट इज 4.3 और 4.4, आई एम नॉट कंफर्म, बट स्टिल ऐसे एक जो है चार्ट आपको दिया गया है, तो आप उसको भी यहाँ पर बना सकते हो, और आप चाहो तो इस एक तरीके से यहाँ पर ये डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका प्री ऑपरेशनल, ये हो गया आपका कंक्रीट ऑपरेशनल। देन कम्स फॉर्मल ऑपरेशनल। इसके बाद में क्या आता है आपका? फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर होती हैं। इस एक चीज को बनाने के बाद में आप इसको एक एक करके एक्सप्लेन कर दो कि कौन सी स्टेज में किस तरह का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब इस एक चीज को आपको नोट डाउन करना है तो फटाक से नोट डाउन कर लो। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? आए यहाँ तक समझ में? अब देखो तो कैसे डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले बात करें 0 to 2 ईयर्स, जहां पर हम सेंसरी मोटर एज की या सेंसरी मोटर स्टेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपने सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू एक इन्फेंट अपने जो भी सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वर्ल्ड के साथ में उसको एक्सप्लोर करता है। जैसे कि इसके अंदर हमने ये चीजें देखी थी कि अपनी उसकी मदर की वॉइस जो है उसको पहचान करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसके कहीं ना कहीं कॉग्निशन के अंदर ही हो रही होती हैं, जहाँ पर वो चीज़ों को समझ रहा होता है। कॉग्निशन, आई टोल्ड यू व्हाट इज दिस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ नोइंग। तो जहाँ पर आप सुन सकते हो, आप चीज़ों को देख सकते हो, आप फेसेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। मतलब पहले आप फेसेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते थे, पहले आप नहीं समझ पाते थे कि अच्छा ये आपके मदर हैं, ये आपके पेरेंट्स हैं, बट आप आवाज़ को सुन सकते थे। 3 to 6 मंथ्स तक आते आते आप फेसेस को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करते हो। तो ये सारे प्रोसेसेस आप सीखते हो, जिसे सेंसरी मोटर कहा जाता है, जहां पर आप अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो। आपकी टेस्ट बर्ड्स का आना, आप टच करते हो चीज़ों को, आप बैबलिंग करते हो। तो दैट इज योर 0 to 2 ईयर्स, जहां पर एक इन्फेंट सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू फिजिकल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है आपका प्री ऑपरेशनल थिंकिंग, जो कि 2 से लेके 7 ईयर्स ऑफ एज तक होता है। और इसमें क्या होता है कि एक चाइल्ड के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लग जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? जहां पर हिम और हर यूज मेंटल सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक 5 साल का बच्चा है, उसको अगर आप बोलोगे कि आप जो है फॉर एग्जांपल आपकी मदर कैसी दिखती हैं, उनका फेस बना के दिखाओ। तो जनरली एक बच्चा किस तरीके का बनाता है कि ऐसे कुछ तो भी यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ तो, मतलब कुछ तो भी ऐसे करके वो बना देगा। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताएगा, बिल्कुल ऐसे जो है पूरा राउंड फेस, फिर 2 आंखें, फिर ये ऐसे नोज, फिर ऐसे
माउथ, पूरा ऐसा नहीं बनाएगा, बट कुछ तो भी ऑब्जेक्ट उसके मन में रहेगा उस एक चीज को लेके, किसी भी तरीके का एक ऑब्जेक्ट उसके मन में रहता है उस एक चीज को लेके, तो वो उसको आपको बना के दिखा देगा। मतलब उससे पहले वो चीजें सीखता है ना, उसको आप पेंसिल पकड़ाना सिखाते हो, आप उसको पढ़ना लिखना ये सारी चीजें सिखाते हो, लेकिन मैं एक 5 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उसके अंदर क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि जिन भी चीजों को देख रहा होता है वो उसका एक इमेज उसके मन में बन जाती है, उन चीजों की इमेज जो है उसके मन में बन जाती है। बट हाउएवर द चाइल्ड एट दिस स्टेज लैक्स द एबिलिटी दैट अलाउज हिम और हर टू डू मेंटली व्हाट वाज डन फिजिकली बिफोर। लेकिन यहाँ पर उसके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि जो चीजें वो फिजिकली करता है उसको मेंटली कर सके। ये एक फेज है जहां पर वो चीजों को समझ रहा है। प्री ऑपरेशनल, देखो प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशन का मतलब जहां पर आप चीजों को कर रहे हो, आप प्रैक्टिकली चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन प्री का मतलब उससे पहले। तो अभी आप जो है एग्जिस्टिंग रियलिटी में नहीं आए हो, बट आप चीजों को समझ पा रहे हो, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट परमानेंस आपके अंदर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का कोई टॉय है, तो वो टॉय कैसा दिखता है, क्या है, उसके फीचर्स वो जो है थोड़े बहुत समझने लग जाता है। ऑब्जेक्ट जिन भी चीजों को वो अपने आसपास में देखता है वो उसके माइंड में उन चीजों की इमेज बनने लग जाती है, लेकिन अभी उसका माइंड उतना शार्पली वर्क नहीं कर रहा है जितना वो काम फिजिकली कर सकता है। The child does not have the ability to judge or assume the consequences of actions before performing them. एक चाइल्ड को नहीं पता होता कि वो इस तरीके का एक्शन करेगा या ये काम करेगा तो उससे उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, ठीक है। उससे जो है उसको किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है या क्या होगा, इतनी समझ उसके अंदर नहीं होती, बट धीरे धीरे करके जो भी है उसके अंदर ये चीजें आने लग जाती हैं। Children draw designs or figures to represent people, trees, dog, house, etc. That is called object permanence. और यहाँ पर symbolic thoughts helps to expand his or her mental world. और यहाँ पर वो जिन चीज़ों को देख रहा होता है, जो objects उसके आसपास में होते हैं, जिन चीज़ों को लेके जो symbolic thoughts उसके बनते हैं, उसके थ्रू वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा होता है। मतलब उसके आसपास में जो भी चीज़ें होती हैं उसको देख के चीज़ों को समझ रहा होता है, ठीक है। अभी उतनी ज़्यादा समझ उसके अंदर नहीं आई है, बट एटलीस्ट ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अराउंड हिम और हर, ठीक है। ये एक चीज होती है, ये जो स्टेज होती है ये होती है आपकी प्री ऑपरेशनल। देन आती है कंक्रीट ऑपरेशनल, दैट इज फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स ऑफ एज। इसमें एक चाइल्ड जैसे जैसे ग्रो करता है तो उसके अंदर इंट्यूटिव थॉट्स आते हैं, दैट इज रिप्लेस्ड बाय लॉजिकल थॉट्स। मतलब कि ये एक टाइम पीरियड होता है जहां पर वो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह करने लग जाता है। और ये देखो, ये चीज ऐसा नहीं है कि जब बच्चा 7 साल का होगा तभी उसके अंदर ये चीज आएगी, हो सकता है 6 साल में भी आ जाए, बट एक डायमेंशन हम जस्ट लेके चल रहे हैं कि इतना इतना जो है हमने उसको डिवाइड कर दिया है। हो सकता है किसी बच्चे के अंदर कंक्रीट ऑपरेशनल थॉट जो है वो 6 साल से ही आना स्टार्ट हो जाए। तो जस्ट एक स्टेजेस हैं, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज 7 साल गेन किए और यहीं से इंट्यूटिव थॉट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, वो एक चीज नहीं होती, ठीक है। उसके अंदर जो है ढेर सारे सवाल आ रहे होते हैं कि ये चीज ऐसी है तो ये चीज ऐसी क्यों है, ये चीज ऐसी है तो ये चीज ऐसी क्यों है, और फिर वो ढेर सारे सवाल अपने आसपास में मौजूद लोगों से पूछते रहते हैं। This is the stage of concrete operational thought which is made up of operation, that is mental actions that allows the child to do mentally what was done physically before. अब यहाँ पर जो है वो चीज़ों को mentally कर सकता है। मतलब कि मैंने आपसे कहा ना कि अभी जो है उसका माइंड वर्क करना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ तक अभी उसका माइंड डेवलप हो रहा था, अब उसका माइंड कर रहा है वर्क। अब जो चीज़ें पहले फिजिकली होती थी अब वो उसको मेंटली कर सकता है। मतलब अब वो अपने माइंड का जो है यूज कर पा रहा है और ढेर सारे क्वेश्चन जो उसके मन में आते थे वो उन चीज़ों को पूछता है। तो क्वेश्चन मन में कब आते हैं? जब आपका माइंड वर्क कर रहा होता है। 11 to 15 ईयर्स ऑफ एज, फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट जिसे कहा जाता है। इसमें आपका हाइपोथेटिकल थिंकिंग आने लग जाती है, आप लॉजिक यूज करने लग जाते हो, आप फैक्ट्स की बात करने लग जाते हो, और इसी के साथ साथ में आपके अंदर आता है ईगोसेंट्रिज्म। मतलब आप खुद के ऊपर स्पेशल फोकस करने लग जाते हो। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि लोग आपको देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, और साथ ही साथ में एक और फीलिंग आपके अंदर रहती है कि शायद कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है। तो वो एडोलेसेंस स्टेज की बात है, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड है जब एडोलेसेंस स्टेज आ जाती है। तो अपने डेवलपिंग स्टेज में किस तरह के कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। एडोलेसेंस की थोड़ी सी चीज़ों को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। आप इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल को यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो। इमेजिनरी ऑडियंस क्या होती है कि जहाँ पर जो है आपको ऐसा लगता है कि हर टाइम आपको कोई नोटिस कर रहा है, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। पर्सनल फेबल का मतलब ये कि जहां पर आपको ये फीलिंग आपके अंदर आ जाती है कि आपको कोई भी नहीं समझ पा रहा है, आपकी फीलिंग्स को कोई भी नहीं समझता, ना आपके पेरेंट्स ना आपके फ्रेंड्स, कोई भी नहीं, ठीक है। तो वो होता है पर्सनल फेबल। तो इस एक टाइम पे जो है हमारे अंदर फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट्स आ रहे होते हैं। तो बेसिकली आपको बस ये बताना है कि कैसे कैसे हमारे माइंड का डेवलपमेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में। अब जैसे मैंने तो बहुत शॉर्ट में आपको बताया, आप चाहो तो थोड़ा सा और उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, थोड़ा सा और उसके डिटेल में जा सकते हो।
क्लियर है, ये भी आगे यहाँ तक समझ में, आई होप सो इतने में भी कोई डाउट नहीं होगा कि कैसे जो है आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि किस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया, चार्ट बनाई, उसके बाद में सारी स्टेजेस को एक्सप्लेन किया, और फिर उसके बाद में कंक्लूजन भी लिख सकते हो कि इसके बाद भी हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो चलता रहता है, इवन ओल्ड एज तक चलता है। क्लियर है, आ गया ये भी यहाँ तक समझ में। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सो अटैचमेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन चाइल्डहुड ईयर्स हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, एक्सप्लेन टेकिंग एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। हमारे चाइल्डहुड ईयर्स से, मतलब जब हम छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ से हमारे अटैचमेंट बॉन्ड्स स्टार्ट होने लग जाते हैं जो पूरी लाइफ टाइम हमारे रहते हैं। इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताओ जो आप डेली लाइफ में देखते हो। आप बताओ आप किससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अटैच्ड हो, आपका अटैचमेंट सबसे ज़्यादा किसके साथ में। अटैचमेंट बेसिकली क्या होता है, एक क्लोज इमोशनल बॉन्ड ऑफ अफेक्शन, जहाँ पर आपको लव मिल रहा होता है, जहाँ पर आपके इमोशंस होते हैं, जहाँ पर फीलिंग्स होती है, जहाँ पर पेन भी होता है, ये सारी चीज़ें जहाँ पर होती हैं वहाँ पर अफेक्शन होता है, वहाँ पर आपका लगाव जो है उस पर्सन से हो जाता है। तो वो बेसिकली आपका किसके साथ में है। अब आप में से कुछ कहोगे हमारे पेरेंट्स के साथ में, जो हमारी केयर करते हैं उनके साथ में, आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे जिनके साथ में आपको किसी तरह का अटैचमेंट फील होता होगा। तो लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो चाइल्डहुड ईयर से हो रही है, कि आपके बचपन से जो अटैचमेंट आपका होता है वो लाइफ टाइम तक चलता है। जैसे हम सभी हमारे पेरेंट्स से अटैच्ड होते हैं, है ना, तो हम सभी का पेरेंट्स अटैचमेंट लाइफ टाइम तक चलता है। ऐसा नहीं है कि 30 साल के बाद में आप अपने पेरेंट्स से दूर हो जाओगे और आपको उनकी 1% भी याद नहीं आएगी। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अटैचमेंट जो है वो बचपन से बना हुआ है। सो बेसिकली the close emotional bond of affection that develops between infants and their parents or caregivers is called attachment. जिनके पेरेंट्स नहीं होते तो उनके पेरेंट्स की जगह जिन्होंने उनकी केयर की होती है बहुत अच्छे से, उनके साथ में भी उसका अटैचमेंट हो जाता है एक बच्चे का, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। ये आपने जस्ट एक डेफिनेशन दे दी, अब आप उसको एक एक करके क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो इसमें कोई भी चीज़ आपसे डायरेक्टली नहीं पूछी, इसमें आपसे थोड़ा सा मतलब ऐसे पूछा है कि अटैचमेंट बॉन्ड्स जो एक बच्चे के बनते हैं वो लाइफ टाइम तक चलते हैं, तो अब आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो पहले आप बताओगे कि अटैचमेंट क्या होता है, फिर अटैचमेंट बॉन्ड्स बनते कैसे हैं, फिर वो कैसे लाइफ टाइम तक चलते हैं, इसको एक्सप्लेन करोगे 3 पार्ट्स में और एग्जांपल्स के साथ में। क्लियर है, आया समझ में? तो सबसे पहले क्या बताया कि अटैचमेंट का क्या मीनिंग होता है वो बता दिया। अब ह्यूमन बेबीज फॉर्म एन अटैचमेंट विद देयर पेरेंट्स और केयर गिवर्स हु कंसिस्टेंटली एंड अप्रोप्रिएटली रेसिप्रोकेट टू देयर सिग्नल्स ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो जितना ज़्यादा पेरेंट्स या केयर गिवर्स बच्चों की लव अफेक्शन को लेके जो है रेसिप्रोकेट करते हैं, कंसिस्टेंटली उनके साथ में रहते हैं, तो ह्यूमन बेबीज़ उनके साथ में अटैचमेंट फॉर्म कर लेते हैं। और ये चीज़ सिर्फ ह्यूमन बेबीज़ के साथ में ही नहीं है। आपको याद होगा चैप्टर में हमने एक रिसर्च पढ़ी थी मंकी बेबीज़ के ऊपर, जो जहाँ पर उनको एक तरीके का कंफर्ट मिलता था, जहाँ पर एक तरीके का उनको जो है मतलब एक अफेक्शन फील होता था, वो उसी मदर के साथ में रहते थे। जिसमें हमने एक क्लोथ मदर और एक वायर मदर की बात करी थी, वो जस्ट एक एग्जांपल हमने चैप्टर के अंदर समझा था। तो जितने भी, अगर आप किसी को थोड़ा भी कंफर्टेबल, थोड़ा भी उसको लव, थोड़ा भी उसको अफेक्शन जो है उसको आप मतलब फील करवाओगे, तो आपका एक थोड़ा बहुत अटैचमेंट उसके साथ में हो जाएगा। लेकिन चाइल्डहुड में जो हमारे अटैचमेंट बॉन्ड्स बनते हैं वो लाइफ टाइम तक चलते हैं। एरिक एरिक्सन का कहना है कि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में अटैचमेंट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, पहले साल से ही हमारा अटैचमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यही वो एज होती है जहां से ट्रस्ट या मिसट्रस्ट वाली चीजें हमारे अंदर आती हैं कि हमको ट्रस्ट करना चाहिए या हमको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इसमें उन्होंने एग्जांपल्स दिए कि जिस तरीके का फिजिकल कंफर्ट हम एक चाइल्ड को देते हैं, जिस तरह की गुड प्लेस, एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट हम चाइल्ड को देते हैं, वो उतना ज्यादा जो है ट्रस्ट बिल्डअप कर पाता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये सारी चीजें नहीं मिली, तो उसके अंदर अफेक्शन नहीं होगा। अब इसको वो एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं। वो ये बताते हैं कि आप जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और जितना ज़्यादा सेंसिटिव पेरेंटिंग करोगे, आपके बच्चे का उतना ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत ही अफेक्शनेट हैं, बहुत ही एक्सेप्टिंग है और अपने बच्चे को एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट देते हैं, हमेशा उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको बहुत लाड़ दुलार से जो है अपने साथ में रखते हैं, उसको बहुत सारा प्यार देते हैं और उसके साथ में हमेशा अच्छे से बात करते हैं, हमेशा उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। वो कहीं गलत है तो उसको थोड़ा बहुत
डांटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसको मारने लग जाएं, ठीक है, और उसको उसके साथ में चीजों को सिखाते हैं। तो वहां पर एक बच्चा कंफर्टेबल फील करने लग जाता है, उसको ये लगता है कि हाँ मैं एक सिक्योर प्लेस में हूँ, मैं एक अच्छी जगह पर हूँ। उसका अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसी अकॉर्डिंग होगा। तो इस तरीके से ये फीलिंग्स उसके अंदर भी आती हैं कि किसी को अच्छे से ट्रीट करना और उसको जो है मतलब लव देना, अफेक्शन देना, इस तरीके से रूड नहीं रहना है, ये चीजें उस बच्चे के अंदर आती हैं। सेकेंडली, अगर हम ऐसा देखें कि कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि बहुत ही इनसेंसिटिव हैं, हमेशा अपने बच्चों में गलतियां निकालते रहते हैं, बच्चों से बड़े ही डिससेटिस्फाइड रहते हैं और हमेशा उनको ये चीज़ फील करवाते रहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो वो सब कुछ गलत है, तुमको हमारे अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो ऐसे इन्वायरमेंट में बच्चे क्या हो जाते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में वो सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, उनको ऐसा लगने लग जाता है कि यार हम हर चीज गलत करते हैं शायद, और फिर एक तरीके का जो अफेक्शन वाली फीलिंग है वो उनके अंदर नहीं रहती। फीलिंग्स का मर जाना, आपने सुना होगा ना कि हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं, हमारे अंदर फीलिंग्स मर चुकी हैं। वो एग्जैक्टली क्या एक चीज है कि आपको ट्रीटमेंट किस एक तरीके का मिल रहा है। अगर आप कहीं पर बहुत अच्छा ट्रीट मतलब हो रहे हो तो आप उसके साथ में अटैचमेंट फील करने लग जाते हो, लेकिन अगर आप नहीं हो रहे हो, आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो आप तुरंत उस जगह से हट जाते हो। तो ये अफेक्शन जो है वो आपके इन्फेंसी से ही स्टार्ट होता है, इवन आपके फर्स्ट ईयर ऑफ एज से ही स्टार्ट होता है। एंड इट इज सीन इन आवर डेली लाइफ दैट सिक्योरली अटैच्ड इन्फेंट्स रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली व्हेन पिक्ड अप, मूव फ्रीली एंड प्ले, wherever insecure attached infants feel anxious when separated and cry due to fear and get upset। इसको अगर हम डेली लाइफ से रिलेट करें तो आपने कभी बच्चों को देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे आप उनके पास में जा रहे हो, आप मतलब बच्चों को देख के आपको बड़ी खुशी हुई तो आप उनके पास में गए, थोड़ा सा आपने सोचा मैं भी खिला लूँ, थोड़ा सा इससे बातचीत कर लूँ, थोड़ी अपनी गोदी में ले लूँ, ऐसा लगता है ना बच्चों को देख के। तो क्या होता है, जैसे अगर आप गए हो उसके पास में और अगर उसको एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा उसको लव अफेक्शन हमेशा मिला है, तो वो आपके पास में खुशी खुशी आ जाएगा, ठीक है, वो आपके साथ में खेल भी लेगा, वो आपके साथ में टाइम भी स्पेंड कर लेगा और अपने वापस से जो है घर भी चला जाएगा, आपको उसके साथ में बहुत अच्छा लगेगा। कुछ बच्चे आपने देखे बहुत चिड़चिड़े होते हैं कि अगर आप उनके पास में भी जाओगे तो वो चिल्लाने लग जाते हैं, उनके पेरेंट्स उनकी नजर से एक सेकंड दूर हो गए तो वो पूरा जो है मतलब चिल्लाना, रोना धोना ये सब स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज क्यों? क्योंकि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उनके मन में आ चुकी है, क्योंकि उतना ज्यादा अफेक्शन उनको नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों को प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, लेकिन अगर उसके साथ में वो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बच्चा है, इवन आप एक मैं आपको एग्जाम्पल दूं, वैसे तो हम यहाँ पर ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, बट जस्ट सपोज एक छोटा सा पेट है, ठीक है, मतलब पेट छोटा ही होता है, तो अगर आप पेट को अपने घर में लेकर आओ, जस्ट सपोज 25 डेज या 20 डेज का कोई पेट है, आप उसको घर में लेकर आते हो, ठीक है, एक जो है डॉग का बेबी है, आप उसको घर में लेकर आ जाते हो, आप उसको बहुत प्यार से रखोगे, उसको बिल्कुल डांटोगे नहीं, उसको बिल्कुल चिल्लाओगे नहीं, तो वो बहुत ही हैप्पी रहेगा आपके घर में। लेकिन अगर आपने उसको स्टार्टिंग से डांटना स्टार्ट कर दिया, आप उसको उतना ही प्यार देते हो, बट अगर आपने उसको छोटी छोटी बात पर डांटना चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, अरे इधर चला गया, उधर चला गया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और मतलब वो चीज भी वो समझता है ना, भले ही वो छोटा है बट वो चीजों को समझता है, तो क्या होगा, वो आपसे दूर भागने लगेगा। कैसे भागने लगेगा? वो आपसे दूर रहेगा, डर डर के रहेगा। तो ये सेम चीज बच्चों के भी साथ में होती है। आप बच्चों को कंपेयर मत कर लेना पेट से, ठीक है, ह्यूमन बेबीज अलग हैं और एनिमल्स अलग होते हैं, बट एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं कि अगर आप उनको अच्छे से ट्रीट करोगे तो उनके अंदर अफेक्शन आएगा, नहीं करोगे तो इनसिक्योरिटी आने लग जाएगी, और ये चीज फिर लाइफ टाइम तक रहती है, क्योंकि आपके जो छोटे मतलब आपके जो बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपकी लाइफ टाइम तक चलते हैं। क्लियर है? आए ये भी यहाँ तक समझ में, मतलब क्लियर तो हो गई, समझा मैंने पहले दिया था, बट जस्ट आपको पॉइंट्स बताने थे, तो इस तरीके से जो है आप पॉइंट्स को लिख सकते हो, एग्जांपल्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, और जितनी ज्यादा क्लोज इंटरेक्टिव रिलेशनशिप रहेगी उतना ज्यादा हेल्दी डेवलपमेंट एक चाइल्ड का होने लग जाता है। क्लियर है? देन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज एडोलेसेंस? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। आई होप सो 7 क्वेश्चंस को हमने आंसर किया है, आपको सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एडोलेसेंस की, कि एडोलेसेंस क्या होता है। सबसे पहला पार्ट ये है क्वेश्चन नंबर 8 में, एडोलेसेंस क्या होता है, तो पहले आपको इसका मीनिंग बताना है। सेकेंड आपसे पूछा है एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। सेकेंड पार्ट, ईगोसेंट्रिज्म के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है। तो एडोलेसेंस आप बताओगे शॉर्ट में, क्योंकि ये जस्ट आपसे मीनिंग पूछा है, लेकिन ये कंसेप्ट को आपको जो है मतलब एक्सप्लेन करने को बोला है, तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए बताओगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। अब जैसे सपोज अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो आपको इसमें एडोलेसेंस 3 मार्क्स में बताना है, और आपको ये जो कंसेप्ट है ईगोसेंट्रिज्म का ये 7 मार्क्स में बताना है, ठीक है। इस तरीके से आंसर को आपको डिवाइड करना है। आगे समझ में? अब देखो कैसे लिखोगे।
Adolescence is commonly defined as the stage of life that begins at the onset of puberty when sexual maturity or the ability to reproduce is attained. It has been regarded as a period of rapid change both biologically and psychologically. अब देखो एडोलेसेंस जनरली क्या है, एक ऐसी स्टेज जो प्यूबर्टी के साथ में स्टार्ट होती है, जब आपके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आने लग जाती है, जब आपके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी आने लग जाती है, तो उसे हम एडोलेसेंस स्टेज बोलते हैं। और ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जब आपके अंदर बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली जो है रैपिड चेंजेस हो रहे होते हैं। सो आपका आंसर स्टार्ट होगा विद द हेडिंग ऑफ मीनिंग ऑफ एडोलेसेंस। इस एक चीज के इस एक हेडिंग के साथ में आप क्या करोगे, अपने आंसर को स्टार्ट करोगे, एडोलेसेंस का मीनिंग बताओगे कि एडोलेसेंस जो है वो ये होता है। इसके बाद में आप ये भी बता सकते हो कि ये एक ट्रांजिशनल स्टेज है। ट्रांजिशनल स्टेज है जहां पर आप अपने चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जा रहे होते हो। ठीक है, आप जो है अपने चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जा रहे होते हो, और इस एक ट्रांजिशनल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, आपके एडोलेसेंस। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर आप इसमें बताओगे कि एडोलेसेंस में जो भी बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं दैट आर यूनिवर्सल इन नेचर, बट जो भी साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं दैट डिपेंड्स ऑन योर सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट। यानी कि बायोलॉजिकल या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो भी चेंजेस होते हैं वो पूरे यूनिवर्सल होते हैं, सबके साथ में सेम होते हैं, बट आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इस एक टाइम पीरियड में डिपेंड करता है आप कौन सी कल्चर कौन सी सोसाइटी का पार्ट हो। बायोलॉजिकली इसमें आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है, एंड साइकोलॉजिकली आपके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। तो ये 2-4 पॉइंट जो है और ऐड कर सकते हो आप अपने मीनिंग ऑफ एडोलेसेंस के अंदर। ठीक है, मतलब आपका मैक्सिमम 40 वर्ड्स के अंदर जो है ये वाला पूरा कंसेप्ट आप एक्सप्लेन कर दोगे, डिस्क्राइब कर दोगे कि एडोलेसेंस क्या होता है। ये जो पॉइंट्स मैंने बोले ये आप इसके अंदर लिखोगे। सेकेंड है आपका ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट क्या है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो फिर आप बताओगे कि ईगोसेंट्रिज्म जो है इट इज अ कांसेप्ट दैट डील्स विथ सेल्फ फोकस। ये एक ऐसा कांसेप्ट है जिसमें जो एडोलेसेंट होते हैं वो सेल्फ फोकस करने लग जाते हैं, मतलब उनका प्राइम फोकस वो खुद हो जाते हैं। ठीक है, अपने ऊपर वो सबसे ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। क्यों देने लग जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, जो बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रो हो रहे होते हैं, उसके थ्रू मतलब बहुत रैपिड चेंजेस उनकी लाइफ में हो रहे होते हैं, जिसके कारण उनके अंदर एक ईगोसेंट्रिज्म देखने को मिलता है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब जहां पर वो सेल्फ फोकस करते हैं, अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं, और इस ईगोसेंट्रिज्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजें उनके साथ में होती हैं, जैसे कि इट इज अ व्यू पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज सेंटर्ड अपॉन दी सेल्फ। मतलब ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर एक एडोलेसेंट को ऐसा लगता है कि पूरे वर्ल्ड जो है, मतलब ये जो पूरा वर्ल्ड है उसका व्यू पॉइंट किस तरीके का है उसके खुद को लेकर, यानी वो सेल्फ जो है इस वर्ल्ड में कैसे एग्जिस्ट करता है, ये वर्ल्ड पूरा किस एक तरीके का है, और उसमें उसकी क्या एक आइडेंटिटी है, इन सारी चीज़ों की चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें उसके अंदर आने लग जाती हैं। तो जब वो सेल्फ फोकस करता है तो इट हिंडर्स एन एप्रिसिएशन ऑफ द व्यू पॉइंट ऑफ अदर। जब वो सेल्फ फोकस करता है, अपने बारे में जानने की कोशिशें करता है, तो वो अपने आप को लेके एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप करने लग जाता है। और जब लोग उसको उसके बारे में किसी तरीके का कोई भी पॉइंट बता रहे होते हैं तो वो चीज़ें जो है उसमें हिंडर होती हैं। मतलब कि ये जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज मैं एडोलेसेंट हूँ, मैंने अपने बारे में जो भी सारी चीज़ें जान रखी हुई हैं, मैं अपने ऊपर फोकस कर रही हूँ। अब इस एक टाइम पे अगर कोई मुझे किसी तरीके से क्रिटिसाइज करेगा या मुझे मेरे वीकनेसेस या मुझे मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स बताएगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि मैं किसी और की सुनूंगी ही नहीं, अभी मेरा फोकस मैं खुद हूँ। Secondly, this kind of an attitude develops within the child from his or her childhood stage. However, it differs during adolescence. अब ये जो एक ईगोसेंट्रिज्म वाला कंसेप्ट है ये चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एडोलेसेंस टाइम में आके ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। इसमें 2 कंसेप्ट की बात करी है, एक इमेजिनरी ऑडियंस और एक पर्सनल फेबल। इमेजिनरी ऑडियंस का मतलब ये होता है कि हमेशा देयर आर पीपल हु आर नोटिसिंग आवरसेल्फ। मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है, एडोलेसेंट को ऐसा लगता है कि हमेशा जो है लोग उनको देख रहे होते हैं, दे आर प्री ऑक्यूपाइड विद देम, एंड एज दे इमेजिन दैट पीपल आर ऑलवेज नोटिसिंग देम एंड आर ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी बिहेवियर ऑफ देम व्हिच मेक्स देम एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्शियस। तो उनको ऐसा लगता है कि हमेशा जो है मुझे देखा जा रहा है, हमेशा कोई ना कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सपोज
इसका एक एग्जाम्पल ये होगा कि कोई गर्ल है, उसके फेस पे किसी तरह का कोई पिंपल आ गया है, तो वो बड़ी कॉन्शियस हो जाएगी उस एक चीज को लेके कि अरे यार लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मेरे फेस पर पिंपल आ गया है। या फॉर एग्जाम्पल कोई बॉय है जिसके जो है मतलब हेयर्स की ग्रोथ जो है वो मे बी थोड़ी बहुत ही ज्यादा करली हेयर्स उसके हैं, तो उस एक चीज को लेके वो बड़ा ही कॉन्शियस रहता है कि यार मेरे बाल बिल्कुल भी जो है अच्छे नहीं है। आपने देखा होगा ये चीज कि किसी के स्ट्रेट हेयर हैं तो वो अपने स्ट्रेट हेयर से परेशान होते हैं, किसी के जो है अगर कर्ली हेयर हैं तो वो उससे परेशान होते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है वो एक चीज आती है, बट उसी के साथ साथ में कॉन्शियसनेस भी जो है उनके अंदर डेवलप होने लग जाती है। तो एक इमेजिनरी ऑडियंस होती है जो हमेशा उनके ऊपर नजर रखी होती है, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, सेकंड है आपका पर्सनल फेबल। पर्सनल फेबल में क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द एडोलेसेंट्स ईगोसेंट्रिज्म दैट इन्वॉल्व्स देयर सेंस ऑफ यूनिकनेस। इसमें उनको ये लगता है कि उन्हें कोई नहीं समझता, मतलब जिस तरीके की पर्सनालिटी वो है उनको कोई नहीं समझ पाता, उनकी फीलिंग्स को जो है कोई नहीं समझ पाता, और ये एक जो थॉट है वो उनके मन में आने लग जाता है। तो इस एक तरीके से भी जो है ईगो सेंट्रिज्म मतलब उनके अंदर हो जाता है, जहां पर वो अपने आप को सेंटर में रखते हैं और उसकी अकॉर्डिंग सारी चीजों को देखते हैं। एक तो मैं सेंटर में हूं, मुझे सब लोग देख रहे हैं, दूसरी तरफ मुझे कोई भी नहीं समझ रहा है। अक्सर पेरेंट्स से ऐसा एडोलेसेंट्स को सुनते हुए मतलब कहते हुए सुना जाता है कि जो है हमारे पेरेंट्स हमको नहीं समझते हैं या हमारी फीलिंग्स को कोई भी नहीं समझ पा रहा है। तो ये एक ईगो सेंट्रिज्म जो है उनके अंदर आ जाता है, जहां पर वो सेल्फ पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। क्लियर है, आइए ये भी यहाँ पर समझ में। और इसके रीजन बहुत सारे होते हैं। एक तो पहली चीज तो ये कि क्योंकि उनका अभी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, सेक्सुअल मैच्योरिटी उनके अंदर आ रही है, और दूसरी तरफ जिस एनवायरनमेंट में वो होते हैं, उनके फ्रेंड्स, उनकी सोसाइटी, उनके पीयर, उनके पेरेंट्स, ये इन सभी का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है एडोलेसेंट टाइम में, जो उन्हें इस ईगोसेंट्रिज्म की तरफ और ज्यादा जो है धकेल देता है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसमें एक्सप्लेन कर दोगे कि आपका ईगोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट होता क्या है, और फिर कंक्लूड कर दो। जैसे एक दो लाइन मैंने आपको बताई कि इस तरीके से एडोलेसेंट जो है उसका डेवलपमेंट होता रहता है और ढेर सारे चेंजेस उसकी लाइफ में, रैपिड चेंजेस उसकी लाइफ में आ रहे होते हैं। क्लियर है, आए यहाँ तक समझ में? आई होप इतने में भी कोई डाउट नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9 की व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आइडेंटिटी ड्यूरिंग एडोलेसेंस, सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जांपल्स। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एडोलेसेंस के आइडेंटिटी फॉर्मेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, और इसे आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताना है। अब देखो, हमने एक चीज देखी है कि जब आप एडोलेसेंट स्टेज में आते हो तो आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हो जो आपकी पेरेंट्स की आइडेंटिटी से अलग होती है। ठीक है, आप क्या करते हो, अपनी एक आइडेंटिटी को क्रिएट करना चाहते हो जो आपके पेरेंट्स की आइडेंटिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप आइडेंटिटी फॉर्मेशन को मतलब फॉर्म करने के लिए लग जाते हो, आइडेंटिटी क्रिएट करने लग जाते हो, अपनी एक अलग पहचान बनाने लग जाते हो, और उस एक टाइम में ढेर सारे चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं। तो अब वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसको हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे आइडेंटिटी फॉर्मेशन के साथ में, आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती क्या है। सो आइडेंटिटी इज लाइक हु यू आर एंड फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, या आपकी क्या लाइकिंग्स हैं, क्या डिसलाइकिंग्स हैं, क्या वैल्यूज कमिटमेंट्स आप अपनी लाइफ में होल्ड करके रखते हो, दैट इज योर आइडेंटिटी। ठीक है, तो एक आपने छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा मीनिंग बताया कि आइडेंटिटी होती क्या है, और फिर आप उसके बाद में नेक्स्ट लाइन लिखोगे कि जब हम एडोलेसेंट स्टेज में आ जाते हैं तो हम सभी अपनी अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करना चाहते हैं जो हमारे पेरेंट्स की आइडेंटिटी से डिफरेंट होती है। क्लियर है, इतना भी आ गया समझ में। अब इसको आपको बताना है कुछ एग्जांपल्स के साथ में कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सो अब आपने लिखा कि द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स एंड दीज आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले कल्चरल बैकग्राउंड, आप जिस भी कल्चर में हो वहां उस कल्चर में, उस सोसाइटी के अंदर क्या सारे आइडियाज प्रिवेल करते हैं, क्या सारे ओपिनियंस हैं एडोलेसेंट्स को लेके, वो अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, उस एक चीज का भी इंपैक्ट पड़ता है एडोलेसेंट की आइडेंटिटी के ऊपर। These factors fix the norms followed by them and hence their cultural identity. Like for example, adolescent behavior varies among Indian and American cultures. तो जैसे for example, American culture है और Indian culture है, तो दोनों में ही adolescent का जो एक behavior होगा वो अलग होगा, क्योंकि दोनों ही societies के culture बहुत ही different है। इंडिया के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी पर इतनी ज़्यादा खुल के बात नहीं की जाती, बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती है ना, तो इस एक रीज़न की वजह से वो अपने ही जो है फैंटेसीज बनाए हुए रहते हैं, उसी एक वर्ल्ड में जी रहे होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड को देखने लग जाते हैं। और इस ओपननेस, ये जो इतनी ओपननेस नहीं होने की वजह से और इतनी ज़्यादा ब्रॉड मेंटालिटी हमारे यहाँ पर, हम ये चीज़ कहें, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी ने हमेशा जो है सेक्स या सेक्सुअल मैच्योरिटी या एडोलेसेंट वाली एज को ऐसा समझा
समझा है कि ये चीज़ों पर बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बच्चे जो है वो गलत तरह से चीज़ों को समझ जाएंगे। बट क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, कि पेरेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है कि एडोलेसेंट के टाइम पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसकी बात बच्चों से करें, तो उस एक टाइम में क्या होता है, कन्वर्सेशन गैप आ जाता है। जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो इसकी वजह से एडोलेसेंट्स अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को समझते हैं और अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करने लग जाते हैं। लेकिन वहीं हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें जहां पर सेक्स एजुकेशन को बहुत ही ओपनली जो है इसके बारे में बात की जाती है, तो वहां पर बच्चे अपनी आइडेंटिटी उस अकॉर्डिंग फॉर्म करते हैं। तो कल्चर का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। सेकेंडली, आपके अपनी फैमिली और आपके अपने सोसाइटल वैल्यूज, तो आप जिस भी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, आपके जिस भी तरीके की वैल्यूज होती हैं वो आपकी आइडेंटिटी को शेप करती हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में जो टीनेजर्स होते हैं वो दे आर कंडीशन टू अ मटेरियलिस्टिक सोसाइटी इन कॉन्ट्रास्ट टू यंग एडल्ट्स इन तिब्बत हु आर मोर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। तो जैसे यूरोपियन कंट्रीज में जो टीनेजर्स होते हैं वो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी के मतलब ज्यादा कंडीशनड होते हैं। मटेरियलिस्टिक सोसाइटी जहां पर मतलब एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि इस एक तरीके का कि जब आप एडोलेसेंट स्टेज में आ जाओगे तो अब आपको अपने करियर, अपनी लाइफ, इन चीजों के ऊपर फोकस करना है, इवन आपको अर्न भी करना है। लेकिन कहीं कहीं पर जो एडोलेसेंट्स होते हैं, जैसे तिब्बत की हम बात करें, तो यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल चीजों में आगे किया जाता है, तो वो वहां के सोसाइटल नॉर्म्स हैं, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग उनकी आइडेंटिटी फॉर्म होती है। थर्डली, आपका एथनिक बैकग्राउंड। अब क्या होता है कि expectations of teenage behavior and responsibilities vary across different ethnicities and ट्राइब्स। अब आप अपने एथनिक बैकग्राउंड से जो है मतलब जब आप एडोलेसेंट ईयर्स में आ जाते हो तो आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हो जो आपके अपने एथनिक ग्रुप से अलग होगी। जो आप जिस भी ग्रुप से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी ट्राइब से बिलोंग करते हो, आप किसी जो है कल्चरल ग्रुप से बिलोंग करते हो, तो आप उससे एक अलग आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करना चाहते हो। लेकिन हमारा कल्चर, क्योंकि कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ, है ना, आप उसको बाहर नहीं कर सकते, तो हमारा कल्चर, हमारी एथनिसिटी, हमारी सोसाइटी, ये सभी हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और जिसमें हम सारी चीजों को कांस्टेंट रख के सिर्फ अपनी आइडेंटिटी पर या सिर्फ एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो अब आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है। अगर आप जो है बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके जो पीयर्स हैं वो भी बड़े हाई फाई हैं, तो आपकी एक बहुत ही जो लाइफ स्टाइल होगी वो आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करेगी, ठीक है। और वहीं अगर आप पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपकी आइडेंटिटी कुछ इस अकॉर्डिंग बच जाएगी। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो चैप्टर में भी हमने डिस्कस किए थे। ये जस्ट यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे कि आप क्या क्या पॉइंट्स उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। बाकी और इसके ऊपर थोड़ा सा सोचो। वैसे चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो आई होप टॉपिक तो अच्छे से क्लियर ही होगा। सो अब जस्ट आपको पॉइंट्स लिखने हैं, तो दो चार पॉइंट्स जो हैं उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो कि कैसे आइडेंटिटी फॉर्मेशन में डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो हमको इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लियर है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कल्चर, सोसाइटी, एथनिसिटी, इन चीजों का रहता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बाद में आता है, बट प्राइमरी अगर है तो वो आपका सोशियो कल्चरल आता है। अब जैसे अगर आपको बहुत सारे एक्सपेंसिव गैजेट्स और क्लोथिंग और बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स वगैरह मिलते हैं टीनेज में ही, तो आपकी आइडेंटिटी कुछ उस अकॉर्डिंग बनने वाली है, क्योंकि आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऐसा है। वोकेशनल कमिटमेंट की हम बात करें, सो इस एक टाइम पर सभी जो बच्चे होते हैं वो सोचने लग जाते हैं कि हम हमारे करियर में आगे क्या करेंगे, हम जो है अपने आप को 5-10 साल बाद किस जगह पर देखना चाहते हैं। तो उनके अपने अपने वोकेशनल कमिटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, और उसी अकॉर्डिंग फिर जो है वो अपने सब्जेक्ट्स वगैरह चूज करते हैं क्लास 11-12 में, फिर ग्रेजुएशन उस अकॉर्डिंग करते हैं, जॉब उसी अकॉर्डिंग जो है मतलब फिर उसी लाइन में शुरू कर देते हैं। तो वोकेशनल कमिटमेंट उनके जो होते हैं वो भी उनकी आइडेंटिटी को फॉर्म करते हैं कि वो बड़े होकर कैसे बनेंगे, ठीक है। तो कल्चर, सोसाइटी और एथनिसिटी और आपका वोकेशनल कमिटमेंट, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो 5 फैक्टर्स मैंने आपको बताए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आपने यहाँ पर बीच में लिखा आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ऐसे एक सर्कल बनाया और ऐसे जो है 5 एरोस बनाए, और फिर यहाँ पर एक एक करके लिख दो। जैसे यहाँ पर आपने सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड लिखा, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड लिखा, यहाँ आपने कल्चरल बैकग्राउंड लिखा, यहाँ पर आपने वोकेशनल कमिटमेंट लिखा, और ऐसे करके 5 पॉइंट्स पूरे ऐसे लिख दिए, एक पूरा जो है सर्कल के फॉर्म में एक चार्ट बना दी, और फिर उसके बाद में उसको एक एक करके थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो। क्लियर है? आया ये भी यहाँ तक समझ में? सो आई होप सो ये भी क्लियर होगा। और अब इसी के साथ में हम आ चुके हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सो व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिविजुअल्स ऑन एंट्री
टू अडल्टहुड। जब आप एडल्टहुड में आ जाते हो, जब आप एडल्ट बन जाते हो, तो क्या सारे चेंजेस जो हैं आपकी लाइफ में आते हैं, क्या सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं। एडल्टहुड यानी आपकी 20+ वाली एज। तो अभी जैसे हमने बात करी एडोलेसेंट की, एडोलेसेंट के बाद ही एडल्टहुड आता है, तो आप एडोलेसेंट के टाइम पर ही सोचने लग जाते हो कि आपको जो है किस तरीके का कोर्स करना है, आप अपनी लाइफ में क्या चीजें करना चाहते हो, क्या चीजें नहीं करना चाहते हो, आप कहाँ अपने आप को जो है कुछ सालों बाद देखते हो, आप अपना करियर कहाँ बनाना चाहते हो। ठीक है, अब इसी के बाद में आपका आ जाता है एडल्टहुड। अब एडल्टहुड में आपको क्या सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना कि एडल्टहुड क्या है, कब से स्टार्ट होता है। तो वो आपका आफ्टर एडोलेसेंस से स्टार्ट होता है, जहां पर आपको एक मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल, सेल्फ सपोर्टिंग पर्सन समझा जाता है, दैट इज द एडल्ट पर्सन। अब एडल्ट पर्सन के सामने क्या सारे चैलेंजेस होते हैं, तो सबसे पहले उसका करियर और वर्क। एक लिविंग उसके पास में हो, एक ऑक्यूपेशन उसके पास में हो, उसका एक करियर हो, उसके पास में एक जॉब हो, जिसके थ्रू वो लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सके अपने 20s और 30s में। ये सबसे प्राइम कंसर्न होता है या सबसे प्राइम चैलेंज होता है एडल्ट्स के सामने। एंटरिंग वर्क इज अ चैलेंजिंग इवेंट इन एनीवन्स लाइफ। जब आप वर्क लाइफ में आते हो, जब जैसे आपका ग्रेजुएशन वगैरह हो गया, अब आप जॉब करने जाओगे, तो जब आप जॉब लाइफ में आओगे तो आपके सामने ढेर सारे चैलेंजेस होंगे। आपको जो है अपने वीकनेसेस, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता चलेंगी, आप अपने टारगेट्स को जो है फुलफिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करोगे। आपको जब जो है सैलरी मिलेगी या जो भी प्रॉफिट आप अर्न करते हो, जो भी काम आप कर रहे हो, उससे तो आपकी लाइफ में इंडिपेंडेंसी आएगी। इसी के साथ साथ में जो भी एम्प्लॉयर्स है, जो भी आपके साथ में काम करने वाले हैं, उनके साथ में जो है चीजों के साथ में कोप अप करना, कंपटीशन, वर्ल्ड को समझना, ये सारे मेजर चेंजेस आते हैं आपके एडल्टहुड टाइम में। इनके साथ में कोप अप करना, अपने करियर को डेवलप करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है एडल्टहुड का। सेकंड आता है मैरिज, पेरेंटहुड एंड फैमिली। जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप पेरेंट्स बन जाते हो और आपकी अपनी फैमिली, तो जनरली एडल्ट्स को सबसे बड़ा एडजस्टमेंट जो करना पड़ता है वो होता है मैरिज के बाद में। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आप जिस पर्सन के साथ में हो, अगर आपकी लव मैरिज हुई है तो आप उस पर्सन को जानते हो, समझते हो, तो शायद एडजस्टमेंट थोड़ा ईजी हो। लेकिन अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है तो आपको उस पर्सन को समझना है, उसकी लाइकिंग, उसकी डिसलाइकिंग को समझना है, पूरी लाइफ उसके साथ में स्पेंड करना है, एडजस्टमेंट्स करना होगा। उसके बाद में जब मान लो आप अगर पेरेंट्स, आपका जो है बेबी हो जाता है, ठीक है, आपके बच्चे हो जाते हैं, अब उसके बाद में बच्चों को संभालना, उनकी पढ़ाई लिखाई सारी चीजें देखना, और अगर इसके साथ में पेरेंट्स वर्किंग है तो उनके सामने ये टास्क और ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी वर्क लाइफ भी देखनी है और उन्हें घर को भी संभालना है। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा काम है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मांगता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिर उसके बाद में अगर आपके जो है मतलब 2, 3, 4 बच्चे हैं तो आपको उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आपको जो है एक सोशल सपोर्ट, हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, मैरिड कपल में ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लाइक आप एडल्टहुड में आ गए, आपकी शादी होगी, लेकिन आप अपनी शादी से खुश नहीं हो, या फॉर एग्जाम्पल आप अपनी शादी से खुश हो बट आप अपनी जो है करियर या आपकी जॉब लाइफ से जो है आप उतने ज़्यादा हैप्पी नहीं हो, तो ये चीज़ें आपके सामने और बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स लेकर आती हैं। अभी तक जो आपकी लाइफ थी वो उसमें आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे थे एडोलेसेंट तक, लेकिन अब आप आ चुके हो प्रैक्टिकल लाइफ में, और प्रैक्टिकल लाइफ के ढेर सारे चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ता है। पेरेंटिंग एक्सपीरियंस इज अफेक्टेड बाय डिफरेंट सिचुएशंस, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वही जो भी मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में जैसे जैसे आपकी फैमिली बड़ी होती है, आपके बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, शादी होती है, सब कुछ होती है, और मतलब ऐसे करते करते जब आप अपनी लाइफ में सॉरी आगे बढ़ते हो, तो जैसे सपोज मान लो आपकी स्पाउस की डेथ हो जाती है, या आपका किसी तरीके से डाइवोर्स हो जाता है, आप सिंगल पेरेंट बन जाते हो, आपकी जॉब चली जाती है, तो ये और भी ढेर सारे चैलेंजेस होते हैं जो हमको फेस करने पड़ते हैं एडल्टहुड के अंदर। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एडल्टहुड में हमको सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और इसके साथ साथ में हम अपनी लाइफ को जो है जीते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखोगे कि इस तरह से हमारी जो है एडल्टहुड में ढेर सारे चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉग्निटिव भी, फिजिकल भी। यहाँ पर फिजिकल चेंजेस किस तरह के होते हैं कि जैसे आप कितने ज़्यादा जो है आपके अंदर मेच्योरिटी आ रही होती है, उस अकॉर्डिंग आपके अंदर फिजिकल चेंजेस भी हो रहे होते हैं। साइकोलॉजिकल ज़्यादा हो रहे होते हैं, कॉग्निटिव ज़्यादा हो रहे होते हैं, सोशो इमोशनल ज़्यादा हो रहे होते हैं। सो एज अ होल ढेर सारे चैलेंजेस एडल्टहुड में भी हमको एक्सपीरियंस करने होते हैं। इसके साथ में आप अपने आंसर को कर दोगे कंक्लूड, और इसी के साथ में आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हो चुके हैं अब पूरी तरह से कंप्लीट। ठीक है, सो टोटल 10 क्वेश्चंस थे, सभी को हमने आंसर किया, सभी क्वेश्चंस को हमने समझा, पैटर्न को हमने समझा। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक चीज इतना तो समझ में आई होगी कि चार्ट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है,
हाइलाइट्स करना कितना इंपॉर्टेंट है, आपका आंसर नीट एंड क्लीन हो, उसके लिए आप पॉइंट्स में लिखोगे, पैराग्राफ में लिखोगे, किस तरह से लिखोगे वो एक चीज आपको क्लियर हुई होगी, और पैटर्न आपका किस तरह का होना चाहिए। तो क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं याद कर लेते हैं, सारा सब कुछ रट लेते हैं, बट जब एग्जाम हॉल में जाते हैं लिखते भी वैसे ही हैं, बट मार्क्स ज्यादा नहीं मिलते है ना। ऐसा होता है ना कि पढ़ लिया, लिख लिया, सब कुछ समझ लिया, एग्जाम में सारा कुछ लिख भी दिया, बट रिजल्ट उतना ज्यादा अच्छा नहीं आया। तो इसी वजह से जो है आपको ये पैटर्न, ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपके आंसर का प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आज ही से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे तो वो आपके आने वाले टाइम में, मतलब जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर है, आया सारा सब कुछ समझ में? आई होप सो कोई डाउट नहीं होगा किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन के आंसर में, पैटर्न में, या किसी भी कंसेप्ट में। स्टिल कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसी के साथ में अब आपको क्या करना है, क्योंकि चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट है और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हो चुके हैं, तो बस एक बार अच्छे से जो है मतलब पढ़ लो सारी चीजों को। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पर हम करेंगे इस चैप्टर का फुल रिविजन। क्लियर है? सो रेडी रहना रिवीजन के लिए। आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कुछ भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आपके सारे क्वेश्चंस को, आपके सारे डाउट्स को वहां पर भी मैं आंसर कर दूंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि सारे लेक्चर्स आपको, डेली लेक्चर जो है यूट्यूब चैनल पर मिल ही जाते हैं। साथ ही साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको चाहिए कि सारे लेक्चर्स, सारी क्लासेस, सारा कोर्सेज सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, सीक्वेंस वाइज मिल जाए और कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो आपको क्या करना है, आपको बस गूगल पे जाना है और एंटर करना है www.magnetbrains.com। आप जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। स्क्रॉल करोगे तो देखोगे कि यहाँ पर सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास या जो भी कोर्स स्टडी करना है जस्ट उस पर क्लिक करना, उससे रिलेटेड यहाँ पर सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे और सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, जो भी सब्जेक्ट, जस्ट वॉच नाउ पे क्लिक किया, ये सारे चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे। चैप्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ सारे सब टॉपिक्स आ जाएंगे और यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। सो जो भी टॉपिक आपको स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ पर बढ़िया से लेक्चर्स को देखो। नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। यहाँ आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है, किसी तरह का कोई कूपन नहीं खरीदना है, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। सो बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं और वीडियो पसंद आया है तो फटाक से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।